हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू एसएसपी। आज है तीसरा दिन ब्रह्मास्त्र का और ये अस्त्र भी आपको बहुत हेल्प लगेगा संहार करने में सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के। मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चा लोग कि आपने ब्रह्मास्त्र का डे 1 का अस्त्र और डे 2 का अस्त्र चला दिया है। ये सीरीज स्पेशली बैक बेंचर्स विद्यार्थी जो अपने आप को समझते हैं, जो पूरे साल फिजिक्स से दूर रहे हैं, कुछ नहीं आता है, ए बराबर बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी नहीं आता, ऐसा सोच करके आप बैठ गए हो, तो जितना आपको ब्रह्मास्त्र में कराया जा रहा है अगर आप उतना कर लेंगे आपको कोई फेल नहीं कर सकता, आप बिल्कुल भी फेल नहीं होंगे। लेकिन शर्त बस इतनी है बच्चों कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, इसके सारी चीजों को अच्छे से रगड़ रगड़ करके लिख लिख करके याद करना है और वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। और इस वीडियो के एंड में जो मैं आपको बताऊं कि आज पूरे दिन क्या पढ़ना है वो चीज आप जरूर कर लीजिएगा। मैं गारंटी के साथ कहना चाहूंगा फेल आपको कोई नहीं कर पाएगा। जितना ब्रह्मास्त्र की चीज है उतना चला करके जाइए, अनुसंधान करिए, आपको कोई फेल नहीं कर सकता। अब बात करते हैं इस चैप्टर का वेटेज कितना है। तो ओवरऑल है 18 मार्क्स। मैं ये बिल्कुल सही बात बोलूंगा, झूठ बोलना मुझे आता ही नहीं बच्चा लोग, झूठ कभी मैं बोलता भी नहीं हूँ। 18 में से 18 मार्क्स लास्ट क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थी पूरी तरह से लेके नहीं आ सकते, विच इज सत्य बात। हमें उसे एक्सेप्ट भी कर लेना चाहिए क्योंकि हम पूरे साल नहीं पढ़े हैं। लेकिन क्या हम वीडियो देख करके 18 में से 10 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं? आंसर है हाँ सर। तो जरा डे 1 की बात याद करिए, वहां से 10 मार्क्स, डे 2 की बात करिए, वहां से 10 मार्क्स, आज 10 मार्क्स, कुल मिला के आपके 30 मार्क्स आसानी से हो गए। पासिंग के लिए सिर्फ 23 मार्क्स चाहिए होता है बच्चा। तो आज का दिन और कल का दिन सबसे निर्णायक दिन होगा। जैसे प्रभु श्री राम और रावण के बीच में युद्ध हुआ था, सबसे निर्णायक दिन बहुत ही खतरनाक था ना, वैसे ही कल का दिन बहुत निर्णायक होगा क्योंकि कल मॉडर्न फिजिक्स आएगा। तो बस बच्चा तैयार हो जाओ, पानी की एक बोतल ले लो अपने साथ और सचिन सर के साथ, अपने रॉकी भैया के साथ, अपने बाबा एसएसपी के साथ, अपने चीकू भैया के साथ लिख करके पढ़ना स्टार्ट कर दो। आपको मैं वो चीज कराऊंगा जहां से क्वेश्चन आता है, इवन न्यूमेरिकल भी आ जाए तो कैसे लिख करके हमें पास होना है। फेल आपको कोई नहीं कर पाएगा, सिर्फ जितनी बातें मैं कहूं उसे याद रखते चले जाइए, ठीक है। वीडियो को बिल्कुल रोकना मत बच्चा, अगर मैं नॉन स्टॉप क्लास ले रहा हूं तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आपको भी लगातार बैठना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। तो आज का चैप्टर है 8, 9, 10, जिसमें से ये चैप्टर बहुत छोटा सा है और ये चैप्टर थोड़े बड़े हैं, लेंदी हैं हमें, लेकिन सारी चीजें भी नहीं पढ़नी, हम वही पढ़ेंगे जहां से सवाल बनते हैं। तो अब मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूं 8वें चैप्टर का। देख बेटा, 8वें चैप्टर से ना मेरे प्यारे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर से 3 मार्क्स का सवाल बन सकता है जो डिट्टो एमसीक्यूज हो सकते हैं। मुझे पता है एमसीक्यू में मेरा प्यारा बच्चा जुगाड़ बिठा ही लेगा और वो बिठा ही लेना, ठीक है। लेकिन अगर आप मान लो जुगाड़ नहीं बिठाना चाहते हो, आप खुद की मेहनत पर भरोसा रखना चाहते हो, तो वो 3 मार्क्स कहां से आ सकता है? वो 3 एमसीक्यू, आपका एक एमसीक्यू होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रॉपर्टी से, एक एमसीक्यू होगा प्यारे बच्चों एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, और एक आपका एमसीक्यू हो सकता है जो आप प्रॉपर्टी पढ़ोगे उसके किसी सवाल से। या ये हो सकता है कि 3 मार्क्स आपको डायरेक्टली कहीं लिखने के लिए आ जाए, क्योंकि कुछ भी प्रेडिक्टेबल कुछ भी नहीं कह सकते कि 3 मार्क्स एग्जैक्टली कहां से आएगा। बराबर, आपको जितना पढ़ाऊं उतना करके जाएंगे, कुछ भी आपसे नहीं छूटेगा। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर हम समझ लेते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है। यहाँ फॉर्मूला रिवीजन का भी शीट है, तो ये तमाम चीजें जो मैं यहाँ लिखता हूँ वो सब आपको टेलीग्राम से मिलता है। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप ये पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको ये लिंक वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाके एसएसपी ज्वाइन कर लेना, वहीं पे आपको ये लिंक जो पढ़ा रहा हूँ वो सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट की। तो बहुत ही सिंपल, अगर मान लो ये 3 मार्क्स में लिखने को आ गया, तो वैसे जनरली आएगा नहीं क्योंकि चैप्टर में से एमसीक्यूज के चांसेस ज्यादा, बट फिर भी मैं आपको तैयारी इस तरीके से करा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों कि आप हर तरह के शत्रु के वार का आप जो है ब्रह्मास्त्र चला करके, अपने अस्त्र चला करके उसका सामना करें, ठीक है। तो अगर मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट करंट लिखने को आ गया या एमसीक्यू में आया तो कैसे सवाल आएंगे, और लिखने को आए तो क्या करना। अगर 3 मार्क्स में लिखने को आ गया तो सबसे पहला पॉइंट, अब मैं आपको पॉइंट वाइज पढ़ाता हूं, पॉइंट याद रखना। सबसे पहले प्यारे बच्चों एक कैपेसिटर बना देना, ठीक है। कैपेसिटर है तो प्लस और फिर माइनस, फिर इस कैपेसिटर के साथ यहां पर ऐसे एक बैटरी दिखा देना। जानते हो ये बैटरी कौन सी है? ऐसे टेनिस बॉल के तरह ये आपका एसी बैटरी सोर्स होता है, ये एसी सोर्स होता है, ठीक है। ये आपका एसी सोर्स है। फिर ये प्लस माइनस है तो यहां आप ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दीजिए, और यहीं पर कहीं पर ना एक निडल दिखा दो, इसको लिख देना ऐसे साइड में निडल। अब जरा याद करो कल का चैप्टर, पहले पॉइंट में आप क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ। हमारी एक 0 to हीरो बैच है बच्चों, पेड बैच, अंडर 1000 रुपीज, बैक बेंचर्स के लिए था।
वहाँ पर ना पढ़ाते पढ़ाते मुझे पढ़ाने का नया टेक्निक सूझ गया, फिजिक्स को और आसान बनाने के लिए उन बच्चों के लिए जो बेचारे सोचते हैं हम फेल हो जाएंगे। आप हर थियरी को पॉइंट वाइज याद कर लो ना, तो जीवन में आप फेल ही नहीं हो सकते। आइए देखिए, पहला पॉइंट एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है बच्चों? बी डॉट डी एल इज इक्वल टू सिग्मा म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई। ये एम्पियर सर्किटल लॉ है, ठीक है, जिसके अंदर ये पता चलता है कि भैया जहां भी करंट होगा वहां मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो करंट यहां तो है तो मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए डिफ्लेक्ट हुआ। करंट यहां भी है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये डिफ्लेक्ट हुआ। लेकिन ये यहां डिफ्लेक्ट होना नहीं चाहिए, क्योंकि कैपेसिटर के दो प्लेटों के बीच में तो हवा होता है, लेकिन फिर भी ये यहाँ डिफ्लेक्ट हो गया। अगर यहाँ डिफ्लेक्ट हुआ तो जरूर कोई करंट होगी। तो वो जो करंट रहती है ना, उसी को डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं, और उसे मैक्सवेल्स इक्वेशन भी कहा जाता है। तो मैक्सवेल साहब का जो इक्वेशन है वो है कुछ नहीं, खाली करेक्शन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ है, प्लस क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क मतलब समझ गए? दिस मिसिंग करंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। तो बच्चों अगर 3 मार्क्स में आ गया, पहले हम क्या बनाएंगे? चित्र बना लेंगे, फिर हम चित्र की थोड़ी तारीफ कर देंगे कि as shown in the figure we have a capacitor plus plate, capacitor negative plate which is connected with the AC source and a current is passing through that. We have taken a iron needle across the wire or place near the wire. फिर हम क्या लिखेंगे? according to Ampere circuit law B dot dl is equal to mu naught sigma I. So whenever there is a current there is deflection, there is a current there is deflection, but there should not be a deflection between the plate of the capacitor, but still there was a deflection, there must be a current. That current is known as what? Displacement current. And फिर second point, Maxwell's equation. This question mark is known as displacement current. मुझे पता है आप में से बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि भैया हम इसे याद कैसे रखेंगे? पॉइंट वाइज। अगर मैंने जो बोला नहीं लिख पाए, एटलीस्ट चित्र बनाओ, ये लिखो, तो भी आपको 3 में से 3 नहीं तो 1.5 मार्क्स तो पक्का मिलेंगे। इसलिए मैंने कहा 18 मार्क्स है तो आप आराम से 10 मार्क्स लेकर आ सकते हो आज के लेक्चर से, पक्का, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद में ये क्वेश्चन मार्क को कैसे ऑब्टेन करें? तो बच्चों ध्यान से देखो, तो यहां पर आपको दिख रहा है कि ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपेसिटर के दो प्लेटों के बीच में। तीसरा पॉइंट, कैपेसिटर के दो प्लेटों के बीच में ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। डे 1 ब्रह्मास्त्र के अंदर आप पढ़े थे, और मैंने ब्रह्मास्त्र की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको पूरा फॉर्मूला याद करने वाला ट्रिक बताया, वीडियो देखने के लिए कहा है, वो आपने देखा भी होगा। तो E बराबर बच्चों सिग्मा क्या होता है? Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल सही बात है सर। फिर यहां से हम Q को सब्जेक्ट बना देते हैं, तो Q बराबर क्या हो जाएगा? E ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना बच्चा। चलिए, Q बराबर E इंटू क्या होता है? फाई, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एंड देन एप्सिलॉन नॉट। अब हम यहां पर ध्यान से देखें बच्चा, तो हमें एक चीज समझ में आ रही है कि मुझे करंट चाहिए, तो मैं I बराबर क्या करूंगा? dq बाई dt। तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट एंड d फाई अपॉन में dt, खत्म। इसी को डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। बस अब इससे एक MCQ आ सकता है। अगर ये थ्योरी आएगा तो इतना करना है, और अगर MCQ आ गया, कहीं पर भी आपको MCQ में डिस्प्लेसमेंट करंट दिख गया, सवाल ऐसा होगा कि इफ द करंट थ्रू द वायर इज 5 एम्पियर, कंडक्शन करंट इज 5 एम्पियर, मतलब यहां से चलने वाली करंट है 5 एम्पियर, तो बताओ इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट कितना है? ऑप्शन देखना, जो 5 एम्पियर है वही सही कर देना। मतलब कि जो कंडक्शन करंट होता है ना, वही डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। सर ये कैसे? कैसे का समय गया बच्चा, फिर भी देख लो। id is equal to dq by dt, dq by dt is a normal current, and here this dq by dt is exactly equals to id, and that id is equal to epsilon naught d phi by dt। क्लियर है? समझ में आया बढ़िया से? दैट्स इट। तो अगर MCQ आया तो अपने को आता है, कॉन्फिडेंस है, बाबा का बच्चा हूं, रॉकी भाई का बच्चा हूं, एकदम अच्छे से कर सकता हूं, फिजिक्स रॉकी भाई का बच्चा हूं, ठीक है। अगर थ्योरी आया, अपने को आता है। बोलो क्लियर, डन, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चा प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। इसी स्लाइड पर आपको सारी चीजें समझा दूंगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमेशा याद रखना बच्चा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है। ये जो नीली वाली लाइन आप देख रहे हैं ना, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो लाल वाली लाइन देख रहे हैं ना, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर चलते हैं। पहली प्रॉपर्टी, कैसे चलते हैं? परपेंडिकुलर चलते हैं। और जो वेव होता है वो परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बनने वाले प्लेन के। पहली प्रॉपर्टी आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। यहां से MCQ कैसे पूछ सकता है? ऐसे, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन y डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इज इन x डायरेक्शन, तो वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ वेव? वेव का दिशा कहां है? तो ये y x का बचा क्या? z। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिधर मैग्नेटिक फील्ड होगा, बचा हुआ जो एक्सिस है वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमेशा परपेंडिकुलर चलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बनने वाले प्लेन के। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड x में है, मैग्नेटिक फील्ड y में है, तो बचा क्या? z। तो z में आपका वेव भागेगा ऐसे,
ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड, खुपच 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 ऐसे, राइट। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, तो ये ऐसे चल रही है। समझ गए? इतने डीप में मत जाओ आप लोग, आपको याद होना चाहिए। तो पहला पॉइंट याद हो गया। दूसरा पॉइंट बच्चों, इक्वेशंस ऑफ द वेव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस में के एक्स। अब बात को अच्छे से समझना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई दिशा में है और के साथ जो लिखा होता है ना उसी दिशा में हमारी वेव है, यानी हमारा वेव एक्स दिशा में है। अगर वेव एक्स दिशा में चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई दिशा में है, तो मैग्नेटिक फील्ड बच्चा जेड दिशा में ही होगा। तो बी जेड बराबर होता है बी नॉट साइन ओमेगा टू माइनस में के एक्स। कई बार एमसीक्यू ऐसा आ सकता है बच्चों कि आपको ये इक्वेशन दिया होगा और यहां से पूछेगा फ्रीक्वेंसी निकालो। तो मेरे प्यारे बच्चों, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए ये देखो ओमेगा दिया है ना, तो ओमेगा बराबर 2πf। एमसीक्यू में ही होगा। एमसीक्यू आई नो दैट यू कैन गो विद द जुगाड़, बट समझ लो ओमेगा होगा तो 2πf होगा, तो यहां से फ्रीक्वेंसी बराबर ओमेगा अपॉन में 2π। जैसे यहाँ लिखा है 1000 टी, पूछे फ्रीक्वेंसी, तो ये 1000 क्या है ओमेगा, तो फ्रीक्वेंसी 1000/2π। आपसे पूछे वेवलेंथ, तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होता है C/F। मतलब एक चीज से दो चीज पूछ सकता है। ओमेगा दिया है, फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा, वेवलेंथ पूछ लेगा। टाइम पीरियड पूछ लिया तो टाइम पीरियड भैया फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है। मतलब हमें ये इक्वेशन से इतनी सारी चीजें मिल गई। क्लियर है ना? ठीक है। हम ये भी पता लगा सकते हैं वेव किस दिशा में है। के साथ जो लिखा हो उसी दिशा में वेव है। याद करते जाइए, के साथ जो लिखा हो उसी दिशा में वेव है। चलो, तो ये आपका हो गया। अब ये ई नॉट क्या है? ये है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल ऐसे ही अपनी कॉपी में लिखिएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। थ्योरी यहां से नहीं आएंगे, थ्योरी डिस्प्लेसमेंट करंट से आ सकता था। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है। चलिए, दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। कैटरीना भी हो सकती है क्या? नहीं तो के से होता है। तो बच्चा सीधा सीधा याद रखो बी इंटू सी। जो तुम समझ रहे हो वो वाला बी सी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ बी मैग्नेटिक फील्ड है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। सी का मतलब आप सब जानते हो 3 × 10⁸। बी मतलब आपका होता है मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड पता है हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। ई नॉट पता है तो बी नॉट निकाल लूंगा, बी नॉट पता है तो ई नॉट निकाल लूंगा इस फॉर्मूले से। इसे कहते हैं रिलेशन बिटवीन ई एंड बी। चौथी प्रॉपर्टी क्या कहती है? चौथी प्रॉपर्टी कहती है भैया एसएसपी भैया कि ये ट्रांसवर्स नेचर वाला है। एमसीक्यू में आ सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर इज इक्वल टू 4 ऑप्शन, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, दोनों, कोई भी नहीं। क्या आंसर आएगा? ट्रांसवर्स। क्यों? क्योंकि ट्रांसवर्स का मतलब होता है ऑसिलेशन के परपेंडिकुलर वेव चले। वेव ऐसे भाग रही है, ऑसिलेशन ऐसे हो रहा है। देखो ऑसिलेशन ऐसे है, वेव ऐसे जा रही है, एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। ठीक है। चलो, नंबर 5, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी होता है। क्या रहता है बच्चा? एनर्जी रहता है। क्यों? अरे यार वेव है ना तो एनर्जी रखता है। अगेन एमसीक्यू बन सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरीज एनर्जी, मोमेंटम, प्रेशर। चौथा ऑल, आंसर टिक करना ऑल। क्यों? क्योंकि जिसके पास एनर्जी है उसमें प्रेशर भी होगा, उस पे मोमेंटम भी होगा। तो अब छठा प्रॉपर्टी क्या हो गया कि भैया अगर प्रेशर और मोमेंटम है तो मोमेंटम और प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, प्रेशर और मोमेंटम का फॉर्मूला आपको कैसे याद रखना है? तो आपने सुना होगा अल्बर्ट आइंस्टाइन बराबर mc², नॉट दैट mc स्टैन। E बराबर pc, क्योंकि m इंटू सी क्या होता है? मोमेंटम। p को हमने मोमेंटम मान, तो p बराबर E/c। E मतलब ऊर्जा, एनर्जी, तो हमें मिल गया मोमेंटम। अब बच्चा मोमेंटम मिल गया तो फोर्स भी मिल सकता है। कैसे? बहुत ही सिंपल, F इज इक्वल टू P/T। कहां से बोल रहे हो सर? न्यूटन सेकेंड लॉ। F इज इक्वल टू dP/dt होता है ना, TP मोमेंटम होता है ना, तो डिवाइड बाई T कर दो। अच्छा, फोर्स मिल गया तो प्रेशर कैसे निकलेगा? फोर्स अपॉन एरिया से, तो U/CTA। ये सब आपने हमारे वो फिजिक्स के फॉर्मूला वाले वीडियो में भी देखा होगा, तो उसमें सारे इक्वेशंस लिखाए गए। इसीलिए फिजिक्स के फॉर्मूले याद करके जाइए। अगर खुदा न खास्ता बच्चा लोग न्यूमेरिकल पूछ लिया तो तुम कोरा पेपर छोड़ के आओगे, उससे बेहतर है कि वो फॉर्मूला लिख के आओगे, तो एग्जामिनर को झक मार के आपको आधा मार्क्स 1 मार्क्स देना पड़ेगा। दैट डिपेंड्स कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। तो हर चीज जितना सिखा रहा हूं बच्चा, सिर्फ आपसे कितने दिन मैंने मांगे हैं? 4 दिन। आप ही लोगों के लिए यार, वरना लाइव भी तो पढ़ाई रहा हूं, है ना। 4 दिन 16 घंटे, एकदम दिल से 16 घंटे दे करके चाहिए, कोई आपको फेल नहीं कर सकता। फिर नीट पढ़ाऊंगा मैं। लीजिए, छठा प्रॉपर्टी भी हो गया। अब 7वें प्रॉपर्टी पर आते हैं। 7वां प्रॉपर्टी होता है बच्चा लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का ना फॉर्मूला याद रखिएगा, C बराबर 1/√में μ0ε0 होता है। मैं μ0 और ε0 समझ रहा हूं कि आपको पता भी होगा। दैट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। वैल्यू इसकी 4π10⁻⁷, ε0 8.85 10⁻12।
ओके अच्छा, सी मतलब वैक्यूम में है, तो वेलोसिटी वैक्यूम में। लेकिन अगर किसी भी मीडियम में जाए तो v बराबर में क्या होगा, 1 में म्यू एप्सिलॉन। इसका यूनिट भी मीटर पर सेकेंड, इसका यूनिट भी मीटर पर सेकेंड। सर क्यों? क्योंकि दोनों ही वेलोसिटी, दोनों को भाग कर दीजिए तो c बाई वी इज इक्वल टू क्या होगा जानते हैं, अंडर रूट में म्यू आर एंड देन कैपिटल के, और इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह सकते हैं। अब बच्चा फिर से यहां पर एमसीक्यू बन सकता है। क्या एमसीक्यू हो सकता है कि व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन एन म्यू आर एंड के? पहला ऑप्शन अंडर रूट म्यू आर के, दूसरा ऑप्शन म्यू आर बाई के, तीसरा ऑप्शन के बाई म्यू आर, चौथा ऑप्शन इनमें से एक भी नहीं। सही जवाब कौन सा है? पहला ऑप्शन। सवाल भी सुनते रहना और कॉपी में लिखते रहना, तो ये आपका सही है। तो वो बच्चा कर जाएगा जो फॉर्मूला का वीडियो भी देखा है और ब्रह्मास्त्र भी देख रहा है। ठीक है, चलिए ये हो गया। इसके बाद नंबर 8वीं प्रॉपर्टी होती है डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बच्चा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/2 स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट दूसरे चैप्टर में पढ़े थे, और इसका होता है b स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। हाँ हाँ मैं समझ सकता हूँ, आप भूल गए तो लास्ट क्लास में पढ़ रहे हैं भैया। अगर हम भूल गए तो ये लाइन तो लिख सकते हो, ये लाइन तो लिख सकते हो, ई रो ई प्लस रो बी। लास्ट में आपको सीधा सीधा आंसर लिखना है ई स्क्वायर आर एम एस एंड देन एप्सिलॉन नॉट। बस मैं आपको डेरिवेशन करा के डराऊंगा नहीं, हालांकि मैंने आपको डेरिवेशन के अलग से वीडियो देखने को बोले हैं, लेकिन आप चैप्टर को ऐसे ही याद रखें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होगा ई स्क्वायर आर एम एस एप्सिलॉन नॉट। कल पढ़े थे। ई स्क्वायर आर एम एस का क्या मतलब हुआ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय रूट 2 स्क्वायर एंड देन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज रो। तो ये आपका हो गया बच्चों ई नॉट का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 2 इंटू रो। मान लीजिए 2 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया, न्यूमेरिकल पूछ लिया, भैया कैसा क्वेश्चन पूछेगा सुन लो। इफ द वैल्यू ऑफ पीक मैग्नेटिक फील्ड, peak magnetic field is 10 Tesla, then find energy density। अब जो मेरे प्यारे बाल गोपाल बच्चे हैं वो न्यूमेरिकल को छोड़ के आएंगे तो उन्हें भैंस वाला इंजेक्शन लगेगा। ऐसा सवाल दिखते ही तुम्हें तुरंत पता चलना चाहिए कि मैंने आपको क्या सिखाया है। डेटा को पकड़ो, कुछ भी छोड़ के मत आओ पेपर में। न्यूमेरिकल नहीं भी आ रहा तो भी डेटा को पकड़ लो। डेटा क्या कहता है, डेटा क्या कहता है 10 टेस्ला बराबर। 10 टेस्ला किसकी वैल्यू हो गई, अभी तो बताया था बी की, टेस्ला है ना। तो हम ई नॉट कैसे निकालेंगे, बी नॉट इंटू सी से। 10 गुणे सी, सी कितना 10 गुणे 3 गुणे 10 की खाते 8, ई नॉट निकल गया। अच्छा एनर्जी डेंसिटी चाहिए तो रो बराबर क्या फॉर्मूला है, ई नॉट स्क्वायर यानी कि 10 इंटू 3 इंटू 10 पावर 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसका भी स्क्वायर होगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट दैट इज 8.85 10 रेज़ टू माइनस में 12। दैट्स इट, खत्म खत्म खत्म। इसके बाद मुझे पता है आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे तो बस इतना करके छोड़ देना। तो अगर ये 2 मार्क्स में तो 1.5 उनको झक मार के देना ही पड़ेगा। समझ गया बच्चा? तो आपके मन में कॉन्फिडेंस जग रहा है ना, तो एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। चलिए ये भी हो गया हमारा नंबर 8। एक लास्ट प्रॉपर्टी बची है नंबर 9 एंड दैट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बालों में जब डैंड्रफ होता है हिंदी में उसे कहते हैं रूसी, तो रूसी से याद रखो रो एंड देन सी। रो इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड सी इज व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट। दैट्स इट, खत्म खत्म। इतनी प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है। मान लीजिए आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे रखा है, सॉरी एनर्जी डेंसिटी दे रखा है, आपसे इंटेंसिटी पूछा है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। चमक गया। बस बच्चे इस चैप्टर से ये चीज ही करना है। इसके अलावा तीसरी चीज आती है जो आपको सिर्फ याद करना है, और वो चीज क्या है मुझे पता है आप जुगाड़ भी बिठाओगे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर हो सके तो बच्चा प्लीज याद करके जाइए कि रेडियो वेव्स कहाँ यूज होता है ना। रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है। तो रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सीलरेटेड मोशन ऑफ चार्जेस इन कंडक्टिंग द वायर्स, दे आर यूज्ड इन रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन। ऐसे ऑप्शन आएगा कि रेडियो वेव्स कहाँ यूज होता है, टेलीविजन इसमें टेलीविजन सही टिक किया। ठीक है, अब इन्हें याद करना है, आपका समय ना जाए, इसीलिए मैं अब सीधा चैप्टर में एंट्री मारूंगा रे ऑप्टिक्स के अंदर। क्लियर हो गया ये चैप्टर, 3 मार्क्स का है। बाई चांस अगर लिखने को आ गया
3 मार्क्स का डिस्प्लेसमेंट करंट, तो आंखें बंद करके पूछो अपने आप से क्या डिस्प्लेसमेंट करंट हमें समझ में नहीं आया? नहीं भैया, एसएसपी ने पढ़ा दिया, हमें आ चुका है। क्या लिखना है? चित्र बनाना है, मैक्सवेल्स लॉ, एम्पियर्स लॉ, और फिर लास्ट में हमें फॉर्मूला क्या था? डी फाई बाई डी टी एप्सिलॉन नॉट, दैट्स इट। फिर इसके बाद एमसीक्यू अगर प्रॉपर्टी से पूछ लिया तो हमें आता है। फिर इसके बाद अगर एप्लीकेशन से सवाल पूछ लिया तो हमें आता है। क्या एप्लीकेशन में याद करना है? रेडियो वेव्स की रेंज, रेडियो वेव्स कहाँ यूज होता है। ऐसे ही ये वाला देखो फ्रीक्वेंसी रेंज दे रखा है ऊपर, तो ये स्लाइड बहुत बढ़िया है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा तो किताब उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर माइक्रोवेव कहाँ यूज होता है, और ये शॉर्ट वेवलेंथ होता है, इनका कहाँ कहाँ यूज होता है, ये सारी चीजें। अब आइए रे ऑप्टिक्स में घुसते हैं बच्चों। बेटा एक बात अपने दिल में हाथ रख करके पूछ लो, अभी क्या कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है? अगर नहीं बढ़ रहा है कॉन्फिडेंस, इसका मतलब आप गलती कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो। गलती क्या कर रहे हो मैं आपको बताता हूँ। आप 10 जगह जाकर के देखने की कोशिश कर रहे हो, यूट्यूब पे भी बहुत लोग कराएंगे, और लास्ट में आपको कराने के लिए बोलेंगे कि जिसने कुछ नहीं पढ़ा आ जाओ 70 में से 70। गलत बात। कुछ नहीं पढ़े हो ना, उसके लिए यही सीरीज बेस्ट है। ऐसा नहीं कि मैं करा रहा हूँ तो बेस्ट है, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें आपको लेकर आ दी है। ठीक है, तो आप भरोसा रख करके इसको पढ़ो, कहीं 10 जगह जाओगे तो फंस जाओगे। चैप्टर को लास्ट तक देख के खत्म करो। अब बात करते हैं रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और उसके साथ में कैसेग्रेन टेलीस्कोप है। लास्ट में आप जा रहे हो, तो अब मैं आपको वही चीज बताऊंगा जिसे लिख के आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, उल्टा चल रहा हूं मैं रे ऑप्टिक्स के अंदर, देखना ध्यान से। फिर हम प्रिज्म करेंगे, फिर हम लेंस करेंगे, फिर हम रिफ्रैक्शन करेंगे, बस इतने ही टॉपिक हमें करने हैं। और अगर न्यूमेरिकल आ गया तो उसे कैसे डील करना है वो करूंगा, बताता हूं आपको। ठीक है, चलो आ जाओ। तो सबसे पहले आपके सामने है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लिखने के लिए क्वेश्चन आएगा, पेपर उठा के देखिए, हर बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही आता ही है। जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ जाए आपके पेपर में, कहीं भी दिख गया ससुरा 3 मार्क्स 4 मार्क्स में, सबसे पहले आपका चित्र एकदम बढ़िया बना होना चाहिए, खूबसूरत सी आंख बनी होनी चाहिए। इसकी तो प्रैक्टिस कर ही डालो बच्चा। फिर यहां पर आईपीस बना होना चाहिए, फिर यहां पर एक ऑब्जेक्टिव लेंस बना होना चाहिए, दोनों कॉन्वेक्स लेंस है। फिर यहां पर आपको एक ऑब्जेक्ट दिखाना है, ये पॉइंट पर ए नाम दे दो, ये पॉइंट पर बी नाम दे दो। ठीक है, उसके बाद में बच्चों इसके बाद का डायग्राम मैं आपको समझाता हूं, ध्यान दो। और यहां पर आपकी खूबसूरत सी आंखें बना दीजिएगा, कुछ इस तरीके से, ये आंखों की पुतलियां हो गई, और ये इस तरीके से ऐसा हो गया, बराबर। अब सबसे पहले किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनती है देखिए, क्योंकि 3 से 4 मार्क्स में लिखने को आएगा तो आपको लिखने का मार्क्स मिलेगा। तो पहले चित्र देखिए, यहां से एक रेस पास हुई और एक रेस ऐसे पास हुई, दोनों ही रेस ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो यह फोकस से पास होगी। किसके फोकस से पास हुई? FO, ऑब्जेक्टिव का फोकस। ये आपका ऑब्जेक्टिव का फोकस है, ऑब्जेक्ट आपका इससे दूर है फोकस से, तो इसका इमेज कहां बनेगा? F और 2F के बीच में, नहीं FO से दूर है ना, तो 2F से उसे दूर बन जाएगा। अब वो सब छोड़ दो, आप इतना डिटेल में जाओगे फंस जाओगे। ये वाली रेस बिना टकराए हुए ऐसे आगे मिली, ये आपका B डैश, ये आपका A डैश, ये आपका H, ये आपका H डैश। ठीक है, ये आपकी पहली इन्वर्टेड इमेज बनी। अब ध्यान से सुनना बेटा, इस ऑब्जेक्टिव से मिलने वाली यह इमेज इसके लिए एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगी, क्योंकि यह इमेज है इसके लिए, इसीलिए हम इसे VO से रिप्रेजेंट करेंगे। किसे रिप्रेजेंट करेंगे? VO से। लिखो कॉपी में, VO मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस के इमेज का डिस्टेंस, और UO का क्या मतलब है? ऑब्जेक्टिव लेंस के ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ठीक है, शब्द को ध्यान से सुनिए क्योंकि थ्योरी लिखना पड़ेगा। मैं आपको पॉइंट्स बताता हूं। सबसे पहला पॉइंट्स, डायग्राम का एक्सप्लेनेशन। एज शोन इन द फिगर वी हैव ऑब्जेक्टिव लेंस, वी हैव आईपीस। ठीक है, पहला लाइन हो गया। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ UO फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस, दैट्स इट, डन। फिर ऑब्जेक्टिव लेंस इज स्मॉलर देन द आईपीस, ये भी लिख देना, पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में बच्चों आपको क्या लिखना है, सुनना ध्यान से। द इमेज A डैश B डैश विच वी आर गेटिंग थ्रू द ऑब्जेक्टिव लेंस विल एक्ट लाइक अ ऑब्जेक्ट फॉर दिस आईपीस। कितनी प्यारी सी लाइन है यार, पहली बार सुन रहा है उसके भी दिल में बैठ जाएगा, इतने दिल से बोल रहा हूं मैं। सुनना ध्यान से, फिर से कहता हूं, आइए फिर से। द इमेज A डैश B डैश विच वी आर गेटिंग थ्रू दिस ऑब्जेक्टिव लेंस विल एक्ट लाइक अ ऑब्जेक्ट फॉर दिस आईपीस। मतलब इससे मिलने वाली यह इमेज इसके लिए आई
पीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है। अगर यह ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है तो इसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आई पीस। यूई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आई पीस है ना, यूओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आई पीस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। अरे यार फिर से बोल देता हूं, आईपीस के लिए यूई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए यूओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। यह ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज डिस्टेंस है और यूई का वीई भी होगा। इसकी जो फाइनल इमेज है देखो ऐसे रिफ्रैक्ट होगी, यहां पर पीछे कहीं पर आप एक्सटेंड करोगे तो यह आपका फाइनल एच डैश डबल डैश, काफी बड़ा इमेज, इसका बड़ा इमेज मिलता है और इसे ही वीई इज इक्वल टू कैपिटल डी लिखा गया है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैपिटल डी? इसे कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ मोस्ट डिस्टिंक्ट विजन। तो पहले में आपने चित्र को एक्सप्लेन कर दिया, क्या एक्सप्लेन किया मैंने बता दिया। दूसरे लाइन में आप क्या लिखोगे, दिस ए डैश बी डैश विल एक्ट लाइक अ ऑब्जेक्ट फॉर दिस आईपीस एंड फाइनली वी आर गेटिंग द इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ मोस्ट डिस्टिंक्ट विजन। तो यहां लिख दीजिएगा वी आर गेटिंग फाइनल इमेज, मतलब ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे। फाइनल इमेज एट एल डी एम डी बी, बराबर बच्चों, पॉइंट वाइज याद रखो कि कुछ भूल जाओ तो हमें पॉइंट याद रहे एटलीस्ट, ठीक है ना, डन। ओके अब आता है डेरिवेशन, तीसरे नंबर पर आता है डेरिवेशन, क्योंकि ये इतने ही मार्क्स का आएगा, 3 से 4 मार्क्स 5 मार्क्स में। तो अब डेरिवेशन में क्या करेंगे, याद रखो दो लेंस है तो ओवरऑल जो मैग्निफिकेशन है ना, ऐसे याद रखो, जो ओवरऑल मैग्निफिकेशन है वो ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन इनटू आईपीस के मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट है। याद रहेगा, दो लेंस है तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव और आईपीस का प्रोडक्ट है। अब एमओ के जगह पर क्या आएगा, तो एमओ का मतलब ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन, तो ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैग्निफिकेशन मतलब होता है इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। तो इमेज क्या है ऑब्जेक्टिव के लिए, वीओ, ऑब्जेक्टिव के लिए डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का क्या है, यूओ, इनटू बच्चों वीई अपॉन में यूई। चमका, यहां डी नहीं करना चाहिए मुझे, यूई कर देता हूं। अभी क्लियर है? फिर से देखो कितना सिंपल डेरिवेशन बता रहा हूं। ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज वीओ और यूओ, इसके लिए इमेज वीई और यूई, खत्म बस। अब इसे आप एक ही समीकरण एक मान देना, बराबर। इसके बाद क्या लिखोगे, दो केस, केस नंबर 1, लल्लन टॉप एकदम बढ़िया बता रहा हूं बच्चा लोग, ऐसा लिखोगे ना एग्जामिनर खुशी में आपको मार्क्स देगा। केस 1, अगर हमारी इमेज एट इंफिनिटी हुई, इमेज को हम इंफिनिटी पर चाहते हैं, तो हमेशा बच्चों याद रखो ऑब्जेक्ट हमेशा फोकस पर रहता है। यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 इस इक्वेशन में क्या बदलाव होगा, वीओ अपॉन में यूओ एंड देन वीई अपॉन में यूई के जगह पर क्या हो जाएगा, एफई। चमक गया प्यारे लाल बाल गोपाल, ये आपका इक्वेशन हो गया। फिर केस 2, अगर इमेज एट LDMDV पर आए, यानी कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ मोस्ट डिस्टिंक्ट विजन, 1 मार्क्स का एमसीक्यू हो सकता है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ मोस्ट डिस्टिंक्ट विजन कितना होता है ह्यूमन आइज के लिए, 25 सेंटीमीटर। मतलब प्यारे बच्चों अगर आपका इमेज डिस्टेंस -d है, इस तरफ है ना, इसीलिए -d है, तो जो आपका यूई होगा ना वो 1 + d अपॉन में FE होगा। अब ये यूई की वैल्यू यहां उठा के रख दीजिए। सो फाइनल मैग्निफिकेशन बराबर हो गया VO अपॉन में UO ब्रैकेट 1 + d अपॉन में FE। कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये समझ में नहीं आया, अब आपको समझने वाला समय गया बच्चा। अब आपको याद करना है कोई चीज को और लिखना क्या है जिससे मार्क्स मिल जाए, वही चीज है। वो समय गया, समझने वाला समय था तब तुम पढ़े नहीं, बुरा मत मानो बट दैट्स अ फैक्ट बच्चों, बुरा बिल्कुल मत लगाइए किसी भी चीज का। और अगर समझ में नहीं आया तो इसको भोकाल रिवीजन में देखो, एक एक स्टेप बताया, तुम्हें सिर्फ याद रखना है क्या, केस याद रखने, पॉइंट याद रखने। पहला पॉइंट क्या है, चित्र बनाया। दूसरा पॉइंट क्या है, LDMDV पर आया तो क्या होगा, फिर टोटल मैग्निफिकेशन दोनों का प्रोडक्ट किया, फिर हमें कैसे पता चलेगा मैग्निफिकेशन का सूत्र क्या है, तो इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, सर ने ये बताया। फिर 2 केस, एक में यहाँ पर FE लिखना और एक में ये सीधा सीधा 1 + d अपॉन FE करना, बस इतना करते ही अगर ये 5 मार्क्स में है, केस स्टडी में 5 मार्क्स तो 4 मार्क्स में, तो पूरे 4 में से 4 नहीं होगा तो 3 मार्क्स तो पक्का आपको मिल जाएगा, 3 मार्क्स आपको पक्का मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अच्छा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बाद में आता है बच्चों एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इसमें भी चित्र इंपॉर्टेंट है।
फर्क क्या है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, इतना समझ लो। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में आप दूर की चीजों को देख रहे होते हो और माइक्रोस्कोप में नीचे पास की चीजों को देख रहे होते हो। तो दूर से आने वाली किरणों को देखने के लिए आप ऐसा समझिए कि यहाँ का लेंस तो बड़ा होगा ना, ये उल्टा हो गया। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का लेंस बड़ा होता है और आईपीस का लेंस छोटा होता है। आप बताइए किरणें दूर से आ रही हैं, मतलब इन्फिनिटी से आ रही हैं। अगर किरणें इन्फिनिटी से आ रही हैं बालकों, मेरे प्राणनाथों, तो यह कहां पर मिलेंगी? फोकस पर मिलेंगी। फोकस पर मिलने की वजह से इस दूरी को यहां पर FO लिखा गया है। पहले वाले लेंस से मिलने वाली यह इमेज दूसरे वाले के लिए एज अ ऑब्जेक्ट काम करती है, इसीलिए यहां से यहां तक UE लिखा गया है। ठीक है, फिर बच्चों ये यहां पर जाकर के ऐसे करके यहां पर खूबसूरत सी आंखें बना दीजिएगा और आंखें हमारी सीधी देख सकती हैं, तो पीछे कहीं पर यहां कहीं पर जाकर के ऐसे पेंसिल से गोच देना और ये आपका बन गया फाइनल इमेज। तो पहला पॉइंट क्या होगा? डायग्राम की सुंदरता। क्या लिखोगे? एज शोन इन द डायग्राम अवर ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, वी हैव टेकन अ ऑब्जेक्टिव लेंस विच इज ग्रेटर देन द आईपीस। इतना काफी है। दूसरे नंबर पर क्या लिखोगे कि फाइनल इमेज ड्यू टू ऑब्जेक्टिव इज एट द फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस विच विल एक्ट लाइक अ ऑब्जेक्टिव फॉर द आईपीस लेंस। फिर से समझिए, फाइनल इमेज विद द for the objective lens will act like a object for this eyepiece। फिर इसकी फाइनल इमेज देखो यहां कहीं बन रही है, करेक्ट ना? ओके, यहां एंगल अल्फा दिखा दीजिएगा। अगर ये अल्फा है तो ये भी आपका अल्फा होगा और यहां पर इन्होंने इसे बीटा लिखा है। अब इसमें मैग्निफिकेशन क्या होगा सर? अब आता है तीसरा मैग्निफिकेशन। तो यहां पर भी मैं पॉइंट लिख देता हूं, फाइनल इमेज एट VE बराबर, फाइनल इमेज एट VE। अब तीसरा पॉइंट आता है डेरिवेशन, मतलब मैग्निफिकेशन। तो यहां पर मैग्निफिकेशन थोड़ा अलग समझना। वहां हमने मल्टीप्लिकेशन किया था, यहां मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। यहां करना है फाइनल इमेज एंगल अपॉन इनिशियल इमेज एंगल। तो इनिशियली ऑब्जेक्टिव के इमेज ने कितना एंगल बनाया है? अल्फा। ऑब्जेक्टिव की इमेज ने कितना एंगल बनाया है? अल्फा। और फाइनल इमेज ने कितना एंगल बनाया है? बीटा। ये फाइनल इमेज है ना, ये देखो ये फाइनल इमेज बना रहा है बीटा और ये इनिशियल इमेज कितना बना रहा है? एंगल अल्फा। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? फाइनल इमेज एट लेंस, फाइनल इमेज एंगल ऐसे लिखिए, फाइनल इमेज एंगल अपॉन इनिशियल इमेज एंगल बराबर। तो ये क्या हो गया बच्चों? बीटा अपॉन में अल्फा, है ना? हम बीटा को tan थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिखा जाता है। थीटा को tan थीटा लिखा जा सकता है। अब चित्र से देखो tan बीटा क्या होगा? ये रहा tan बीटा, यही है ना बीटा। तो tan के सामने क्या है? ये है। इसकी वैल्यू कितनी है? इसे हम क्या मान लेंगे? AB मान लो, ये A और ये B, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों AB अपॉन दिस, दैट इज UE, ऑल राइट, अपॉन tan अल्फा। tan अल्फा क्या होगा बेटा? ये देखो tan अल्फा बराबर फ्रंट, दैट इज AB अगेन, अपॉन ये क्या होगा? दैट इज FO। तो ये क्या हो गया? FO अपॉन में UE, इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब वापस दो केस, इसीलिए एक जैसी थ्योरी आपको पहले पढ़ा है। पहला केस क्या था? कंपाउंड में एट इंफिनिटी, इमेज एट इंफिनिटी। तो इंफिनिटी की इमेज में क्या सिखाया? UE बराबर क्या कर दो? FE। तो UE की जगह पर FE कर दो, तो M बराबर हो गया FO अपॉन में FE। चमका? ठीक है सर। दूसरा इमेज कहां हो? एट LD M DV, यानी हमारी इमेज -D के बराबर है। तो UE क्या होगा? 1 + D अपॉन में FE, बट इस बार थोड़ा उल्टा लिखिएगा। तो फाइनल मैग्निफिकेशन, यानी ये UE की जगह पर जब आप ये लिखोगे ना बेटा, तो ये क्या होता है पता है? 1 + FE अपॉन में D, 1 + FE अपॉन में D। चमक गया? मैं कहीं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूं ना? नहीं सही है। 1 + FE अपॉन में D। तो वहां पर कंपाउंड में 1 + D अपॉन FE VO/UO था और यहां पर 1 + FE/D है। एक बार कॉपी में अच्छे से लिख करके इसको घिस लीजिए, ये पक्का आ सकता है। आपको वही चीज पढ़ा रहा हूं जो एग्जाम में आ सकता है।
झूठ बोलने वाले लोग यूट्यूब पे बहुत मिलेंगे, थोड़ा बच के रहिएगा। मेरी सबसे खतरनाक बात है कि मैं सच बताता हूँ, डरता नहीं हूँ किसी से, ठीक है। एंड दिस इज फैक्ट ऑन डंके की चोट। चलो बच्चों, ये हो गया। अब इसके साथ एक और चीज आ सकता है, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप लिखने को आ गया तो सबसे पहले आप चित्र बनाएंगे। ये चित्र में देख करके पता चल रहा है इसके अंदर क्या है, हमारे पास में एक ऑब्जेक्टिव कॉनकेव मिरर है, इसे कॉनकेव मिरर कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के साथ एम लिखा हुआ है, आप कहिएगा कॉनकेव मिरर, बराबर। यहाँ पर भी एक लेंस है और ये आपका कॉन्वेक्स है, लेंस नहीं सॉरी कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। और ये आपका सेकेंडरी मिरर होगा। अब ध्यान से सुनना, हमारा जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप होता है, सॉरी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, उसमें यू कैन सी बच्चों रेस पैरेलल है, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो जो रेस पैरेलल होती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से टकराएगी, इधर से। वो फोकस पर आती, लेकिन फोकस पर आते ही कॉन्वेक्स के साथ टकरा गई, इसने रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर ये देखो, ये पैरेलल थी, फिर ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये वापस रिफ्लेक्ट हुई, फिर ये लोग यहां कहीं पर मिले। ये फोकस है किसका, इधर के कॉन्वेक्स लेंस का। कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर अगर कोई रेज आती है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाती है, जो फिर हमारे आंखों में घुस जाएगी, ठीक है। ये लिखने के लिए आ सकता है या फिर ये आपके डिफरेंशिएशन में आ सकता है। लिखने के लिए आएगा तो इसके अंदर सीधा, इसका फॉर्मूले में भी खाली आपको क्या करना है, m बराबर में एफ ओ अपॉन में एफ ई। ऑब्जेक्टिव नहीं, ये नहीं है, ये मत लिखना, m बराबर एफ ओ अपॉन एफ ई। ये लिखने के लिए अगर 3 मार्क्स में आ गया, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप को एक्सप्लेन करो, आया था 2019 में आया था। तो आपको ये चित्र बनाना है और फिर डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। पहला, डायग्राम की खूबसूरती। खूबसूरत चीजों की तारीफ करते रहते हो ना तुम, तो तुम्हें डायग्राम की खूबसूरती बनानी है। क्या लिखोगे, एज शोन इन द डायग्राम वी हैव 2 मिरर, one is primary mirror which is known as a concave mirror, another is a secondary mirror which is known as a convex mirror. All the rays which are parallel to the principal axis, after reflection through the concave mirror, they will reflect it through the convex mirror and then it will enter into the our eyes. That's it, खत्म, बस इतना ही करना और कुछ मत करना। या दूसरा बच्चा क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, राइट 4 difference between रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ये मैं आपको होमवर्क में भी दूंगा, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप एंड रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ये मैंने करवाया भी है बाकी वीडियोस में, बट यहां पर आप आंसर बताइए क्या होगा। ये अगर आ गया 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में कि भैया 4 पॉइंट बताओ क्या डिफरेंस है रिफ्लेक्टिंग में, ये क्या है, ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है। जो पहले पढ़े कंपाउंड वो क्या था, रिफ्रैक्टिंग था। दोनों में क्या डिफरेंस है यार, सिंपल। सबसे पहला डिफरेंस, उसमें 2 लेंस होता है, इसमें 2 मिरर होता है। उसमें जो रेस आती है वो लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भी हो सकती है, कुछ एंगल भी बना सकती है। यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही आती है। फिर इसमें एक अलग से लेंस होता है, ये देखो यहां पर, उसमें अलग से लेंस नहीं रहता है, 2 ही लेंस रहते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट, उनका फॉर्मूला लिख दो। चौथे पॉइंट, तीसरे पॉइंट में इसके फॉर्मूले में m बराबर एफ अपॉन एफ ई लिख सकते हो, एफ अपॉन में एफ ई। ये ऑब्जेक्टिव ही है, ये आपका आईपीस, इनके फॉर्मूले में डायरेक्ट आप ऐसे कर दो। देखो यहाँ लिखा भी आईपीस और ये आपका सेकेंडरी, ये ऑब्जेक्टिव है, बराबर। तो इसमें आप मैग्निफिकेशन लिख सकते हो, m बराबर एफ अपॉन में एफ ई, राइट। और ये मोर कन्वीनियंट माना जाता है, वो ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं होते रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। 4 पॉइंट आपको बता दिए है ना, डायग्राम के हिसाब से बता दो, फॉर्मूले के हिसाब से बता दो। अच्छी चीज़ का क्वालिटी का कौन होता है, ये होता है। तो भगवान भोलेनाथ की कृपा रही बच्चा लोग तो इसमें से आ जाएगा, तो मेरे बच्चों को आता है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर मान लीजिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कोई सवाल आ गया तो उसे डील कैसे करना है। जरा ध्यान से सुनना, सवाल कैसा होगा बच्चा, घबराना मत, है ना, मैं आपके साथ हूं। बिल्कुल कोई भी बच्चा घबराएगा नहीं। एक सवाल चाहिए था मुझे, एक सेकेंड है बच्चा लोग, जैसा सिखाना चाहता हूँ उसकी जगह दूसरे कोई सवाल आ गए, बट कोई नहीं। बट करते करते एक मिस्टेक पता चल गई बच्चा, जो मैं जल्दबाजी में आपको बताना भूल गया, गलत थी, उसको सही कर लीजिएगा। इट्स ओके, होता है, कोई बात नहीं है। जो ये जब आप डाउनलोड करोगे ना तो इनके साथ भी एक बार अच्छे से लिखोगे,
तो आपको पता भी चल जाएगा। FO अपॉन में UO था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, राइट। और UE की जगह पर जब हम वैल्यू रखेंगे तो सिर्फ 1 + FE/d नहीं है, साथ साथ में FO अपॉन में FE भी है। ये थोड़ा सा चीज़ ऐड कर लेना। अब वो मैं सवाल पर ले चलता हूँ, जो सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आइए सवाल बताता हूँ। ये देख बेटा, थियरी भी ऐसे लिख लेना रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का, इसलिए शीट बहुत इंटरेस्टिंग है, भोकाल रिवीजन वाली ही शीट है, उसी को मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ ब्रह्मास्त्र के लिए, बराबर। चलिए मैं अब सवाल बताता हूँ आपको। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। तो जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो डर जाएंगे, डरना नहीं है। अभी जो मैं सिखाऊंगा वैसे करोगे तो आपको मार्क्स मिलेगा। पूरा भी ला सकते हो, आपके हाथ में है, और कट जाए और लिख के आ सकते हो, वो भी आप ही के हाथ में। पूरा सुन लोगे तो अगर 3 मार्क्स का आ गया, यही आ गया, मान लीजिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप नहीं आया तो ये न्यूमेरिकल आएगा, ऐसा न्यूमेरिकल आएगा। तो ऐसे न्यूमेरिकल को या इस जैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करें? आप लगातार ब्रह्मास्त्र देख रहे हो तो मैंने आपको सबसे पहले बोला डेटा को पकड़ो इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो तुरंत दिमाग में चित्र चला, अभी सर ने बताया था 2 लेंस होता है, ऑब्जेक्टिव और आईपीस, ठीक है। क्या कहता है? आईपीस इज 15 सेंटीमीटर। तो अरे यार, सर ने बताया था एक ऑब्जेक्टिव और एक आईपीस ऐसा रहता है, आईपीस थोड़ा बड़ा होता है। सर ने बताया था भाई उनके बीच का कुछ डिस्टेंस तो बताया नहीं थे सर, बट डिस्टेंस यहाँ 15 सेंटीमीटर दे रखा है। फिर बोलता है भैया ऑब्जेक्टिव और आईपीस का जो फोकल लेंथ है वो इतना है, मतलब अपने को डेटा मिल गया बॉस। एफओ कितना बच्चों? 2 सेंटीमीटर। देखिए दिमाग कितना चल रहा है, इतने दिन से इतने बार पढ़ा चुका, मुझे डेटा भी याद हो गया पूरा। डेटा यही है आपकी किताब में, 6.25 सेंटीमीटर। दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज। अब सवाल बोलता है देन व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव यहीं कहीं होता है, तो ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए? मतलब बेसिकली वह आपसे यूओ पूछ रहा है, ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। टू गेट द इमेज, 2 कंडीशन अलग से आ गई, क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 कंडीशन थी। इमेज इन्फिनिटी पर चाहिए आपको और इमेज LDMDV पर चाहिए आपको। अब जिसने ध्यान से थ्योरी सुनी है वो आसानी से कर सकता है। बोलो कौन सा केस करें? पहले कौन सा केस करें? पहले दूसरा केस कर लूं, क्योंकि उसमें आसानी रहेगी आपको समझने में। देखिए जब हमको इमेज, पहला ये बी पार्ट, इमेज LDMDV पर चाहिए तो आपको फाइनल इमेज कहाँ चाहिए बच्चा? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ मोस्ट डिस्टिंक्ट डिवीजन। तो ये तो डी के बराबर होता है। आईपीस की वजह से फाइनल इमेज मिलेगा, इसकी वजह से, और वो 25 सेंटीमीटर ही होता है, इसीलिए ये आपका -25 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लिया? क्योंकि इधर जा रहा है, ऑब्जेक्ट इधर रखा है, सारी लेंस डिस्टेंस इधर काउंट करेंगे, इसलिए आपका माइनस। समझ पड़ा ना? तो अब मेरे को VE पता है, मेरे को FE पता है। बच्चों हम लेंस फॉर्मूला लगा के UE निकाल सकते हैं। पहली बार देखने वाले बच्चे, अभी लेंस फॉर्मूले को ही प्रूफ करूंगा, टेंशन ना लो, पढ़ लो, ऐसे याद रखो सारी चीजें। तो लेंस फॉर्मूला 1/FE 1/VE माइनस 1/UE, ठीक है। कैलकुलेटर उठाओ प्रैक्टिस करने के लिए, यहां से आप क्या निकाल लोगे? UE, क्योंकि आपके पास में VE है, आपके पास में FE है, रख देना। ये दोनों ही प्लस होंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ प्लस होता है। अब आपको UE मिल गया। मान लो, कैलकुलेशन में नहीं कराऊंगा क्योंकि टाइम लगेगा, मान लो यहां सारी वैल्यू रखने पर UE आपका 5 सेंटीमीटर आया एग्जाम्पल के तौर पर, वो भी कितना? -5। तो -5 मतलब क्या है कि इस वाले लेंस से यहां कहीं पर 5 सेंटीमीटर पर आपका ये UE है, ये आपका आया, ठीक है। 5 सेंटीमीटर, ये कितना डिस्टेंस है? 5 सेंटीमीटर। ए बेटा ये 5 है ना, ये पूरा 15 है ना, तो ए बाबू ये कितना हो गया? 20 हुआ ना। आप सोच के देखो ये 20 सेंटीमीटर है क्या? ये आपका VO है, यानी ऑब्जेक्टिव का इमेज डिस्टेंस। इसलिए एक मिल जाए तो सब मिल जाता है। अब मुझे UO चाहिए, तो अब मैं फिर से लेंस फॉर्मूला लगाऊंगा। गेम समझे? फिर से लेंस फॉर्मूला लगाऊंगा। क्या? अब ऑब्जेक्टिव के लिए लेंस फॉर्मूला लगाऊंगा 1/VO माइनस में 1/U। देख बेटा FO है, VO तेरे पास है, UO चाहिए, निकाल लो, खत्म। यही आपका सॉल्यूशन हो गया, खत्म। यस हो गया। तो एक पार्ट हो गया कि भैया इमेज अगर LDMDV पर आए तो क्या। अब मान लो ऐसा ही न्यूमेरिकल कुछ घुमा के पूछे, पहली बात इसमें क्या घुमाएगा बच्चा? डेटा तो ऐसे ही रहेंगे, फॉर्मूला यही लगने वाला है। तो तुम इतना तो कर सकते हो जितना मैंने लिखा। चलो मान लो तुमने सॉल्व नहीं किया, तुमसे आंसर निकलने नहीं आया, बट तुम चित्र बना के एटलीस्ट इतना भी कर जाओगे ना, 3 मार्क्स के सवाल में 2 मार्क्स तुमको देगा एग्जाम में, देना ही पड़ेगा। पूरा काटेगा नहीं। पूरा कब काट देता? जब तुम कुछ नहीं करते, तब फेल होने का चांस था, बट इतना कर दोगे भैया फेल कोई नहीं हो सकता। चलो अब इसी का पहला केस, ए पार्ट। अब आपको इमेज कहाँ चाहिए बाबू? इन्फिनिटी पर। सोच बेटा अगर इन्फिनिटी पर चाहिए तो तेरा UE क्या होता है? FE ना होता है।
यही तो पढ़े थे। यू क्या होता है, एफ होता है। एफ हमारे पास कितना है, ये रहा 6.25। तो मैं फिर से लेंस फॉर्मूला लगाता हूँ, 1/Fe 1/Ve माइनस 1/Ue। 1/Fe Fe कितना है, यूई बराबर में एफ आ गया ना। अच्छा, मैं ये लगाने की जरूरत ही नहीं आई पीस, सीधा सीधा पता चल गया यूई बराबर एफ है। मतलब कि अब ये एफ कितना था, 6.25, मतलब यहाँ कहीं पर है 6.25। अगर ये बेटा 6.25 है तो सीधा सीधा पता चल गया वी ओ कितना होगा, तो 15 माइनस में 6.25, 15 में से 6 गया तो 9, 8.75, तो ये आ गया 8.75। ले फिर से बच्चा, वी ओ तेरे को पता है, एफ को पता है बेटा, तो तू क्या निकाल सकता है बाबू, 1/FO बराबर 1/VO माइनस में 1/UO। वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखें, लेकिन इस शिद्दत से देखें कि साला अगर ये न्यूमेरिकल आ गया तो मैं एग्जाम में आग लगा देगा रे। बाबा एसएसपी रॉकी भाई का बच्चा हूं, अगर ये क्वेश्चन ऐसा आया या इसके जैसा आया, मैं छोड़ के नहीं आएगा रे। दुनिया, फिजिक्स की दुनिया बनाएगा। ठीक है, चलिए तो बस अब इस इक्वेशन से आप यूओ निकाल लो, बस बेटा यही करना था आपको और कुछ नहीं करना था। समझ गए ना। ऐसे ही टेलीस्कोप में आए तो एफओ पहचान लेना, एफ पहचान लेना, फॉर्मूला में पटक देना, टेलीस्कोप का काम होता है खत्म। अब आओ फटाक से घुसते हैं बच्चा, धड़ाके से घुसते हैं हम लोग किसमें, प्रिज्म के अंदर। रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, इसमें 2 टॉपिक होते हैं, दोनों ही आपको समझाता हूं। धड़ाके से देखना बच्चा, पूरा मजा आ जाएगा, अच्छे से देखोगे तुरंत समझ में आएगा। पूरा प्रिज्म ही यहीं पर इसी स्लाइड के अंदर, ये भी करके जाइए, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके न्यूमेरिकल आएंगे तो थोड़ा सा डाउट है मुझे कि आपसे गलती हो सकती है, लेकिन अगर डेरिवेशन देखे रहोगे तो डेरिवेशन के ही जितना वहां करके आओगे तो आपके मार्क्स मिलेंगे, है ना। तो सबसे पहले प्रिज्म का इंपॉर्टेंट डेरिवेशन नंबर 1, और वो आएगा द रिलेशन बिटवीन द एंगल, रिलेशन बिटवीन एंगल, एंगल के बीच में रिलेशन, ठीक है। और यहां आएगा बच्चा लोग, क्या आएगा यहां पे, यहां पर आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म बराबर। तो एक है रिफ्लेक्शन बिटवीन एंगल और दूसरा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक प्रिज्म बनाते हैं, खुपच खुपच खुपच, थोड़ा बड़ा प्रिज्म बनाते हैं भैया। अरे भैया क्या कर रहे हो, ये प्रिज्म बना दिया। फिर बेटा यहाँ से एक रेस घुसाओ, ऐसे स्ट्रेट जानी चाहिए, नहीं जाएगा, ये नॉर्मल लाइन है, ऐसे चला जाएगा, रिफ्रैक्शन होगा, है ना। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये पहला रिफ्रैक्शन R1। फिर यहाँ पर एक लाइन खींच देना 90 डिग्री का, और फिर इसको ऐसे भगा देना, राइट, ये ऐसे जाना चाहिए। अच्छा, ये बाहर निकलने वाला एंगल, इसको इमर्जेंट एंगल बोलेंगे। ये दूसरी बार में रिफ्रैक्ट हुआ इसलिए इसको R2 बोलेंगे। इसको पीछे की तरफ यहाँ कहीं पर ऐसे मुड़ा दो, ये आपका डेल्टा हो गया, ये आपका डेल्टा 1 और ये आपका डेल्टा 2। पहला डेविएशन डेल्टा 1, दूसरा डेल्टा 2 डेविएशन, डेल्टा आपका डेविएशन एंगल है। फिर इस थ्योरी में आप क्या लिखोगे, सबसे पहले एज शोन इन द डायग्राम हियर, A इज इक्वल टू प्रिज्म एंगल, क्या लिखोगे ऐसे, प्रिज्म एंगल, डेल्टा इज इक्वल टू डेविएशन एंगल, डेल्टा क्या है, डेविएशन एंगल है। अच्छा, डेविएशन एंगल के बाद में आपका I क्या है, इंसिडेंट एंगल है। फिर E क्या है, इमर्जेंट एंगल है, बराबर, बाहर निकलने वाला एंगल। अब इनके बीच में रिलेशन चाहिए, इसको बोलते हैं प्रिज्म एंगल। सर ये तो देखा ही नहीं था आपने, ये प्रिज्म एंगल होता है। जिन 2 सरफेस से रेज होकर के रिफ्रैक्ट हो रही है ना, वहां पर बनने वाला एंगल आपका प्रिज्म एंगल होता है। जिन 2 सरफेस से होकर के रेज गुजर रही है वो एंगल हो सकता है प्रिज्म एंगल। इवन ये हो सकता है, ये हो सकता है। अभी प्रिज्म एंगल क्या है, ये A है, ओके। अब सबसे पहले बेटा देखो, यहाँ पर ये Q नाम दे दो, यहाँ पर L, यहाँ पे R, चतुर्भुज बन रहा है ना AQLR, तो ये क्वाड्रिलेटरल है AQLR। आप याद रखो आमने सामने के एंगल 180, तो A प्लस QLR बराबर 180। दूसरा एक त्रिभुज बन रहा होगा, देखो ध्यान से, ट्रायंगल QLR, R1 प्लस R2 प्लस एंगल QLR कितना हो गया, 180 डिग्री। दोनों सेम सेम है ना, ये आपका इक्वेशन 1, ये आपका इक्वेशन नंबर 2, दोनों सेम सेम है। तो A प्लस, कंपेयर कर दो, A प्लस QLR इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस एंगल QLR, ये कट गया, तो A बराबर क्या आ गया, R1 प्लस में R2, राइट।
फिर इस R1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इस R1 की जगह पर I माइनस डेल्टा वन, I माइनस में डेल्टा वन, और R2 की जगह पर क्या लिखेंगे, E माइनस डेल्टा टू, E माइनस डेल्टा टू। अब ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ रखो, तो A बराबर R1 विच इज I माइनस डेल्टा वन प्लस E माइनस डेल्टा टू, तो A बराबर में I प्लस E माइनस कॉमन लिया डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, ठीक है ना। ये जो डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू है वो डेल्टा इस ट्रायंगल के बाहर है, देखो याद करने वाला चीज बच्चा, तो डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू डेल्टा होगा क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल हमेशा ट्रायंगल के अंदर रहे हुए एंगल्स का समीशन होता है, इसीलिए डेल्टा हो जाएगा। तो ये बन गया आपका माइनस वाला इधर आ गया, ये आपका पहला डेरिवेशन ओवर हुआ। A प्लस डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस सी। आज मैं आपको काम ये दूंगा कि आप ना चैनल के प्लेलिस्ट से वार्म अप मैच को जरा निकालना और वार्म अप मैच के अंदर ये तमाम डेरिवेशन को 60-60 सेकंड में किया उसको देखते रहना, सोते समय, जागते समय, उठते समय, ताकि आपको याद हो जाए। अच्छा, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म की बात करते हैं। इसके लिए आपको एक ग्राफ याद रखना है, ग्राफ MCQ में आ सकता है। ग्राफ बहुत सिंपल सा है, डेल्टा वर्सेस में I, ऐसा ग्राफ रहेगा बच्चों। तो यहाँ पर I बराबर में E, ठीक है, यानी कि जब आपका I E के बराबर हो जाता है ना, तब आपका डेल्टा मिनिमम हो जाता है, यानी A प्लस डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू, यहाँ से देखो I प्लस E, E भी किसके बराबर है, I के बराबर है, तो ये आपका हो गया 2I। तो I बराबर क्या हुआ, A प्लस डेल्टा M अपॉन में 2। मेरे बेटी को माटा ही, टीना की मम्मी याद आ गई भाई, अम्मी एकला चालू रे, एकला चालू रे, एकला चालू रे। तो ये ग्राफ बनाना होना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म का डेरिवेशन आ गया, तो ये ग्राफ के बाद आप क्या लिखोगे कि एट I इज इक्वल टू E आवर डेल्टा बिकम्स डेल्टा मिनिमम, यानी A प्लस डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू 2I, तो I इतना। अब ध्यान से देखो, यहां पर आपको लगाना है स्नेल्स लॉ एट पॉइंट Q। स्नेल्स लॉ क्या होता है, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी N1 और बाहर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद में कितना एंगल नॉर्मल के साथ बना, I, तो N1 साइन I इज इक्वल टू अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2, और अंदर वाले सरफेस ने नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया, ये नहीं, रिफ्रैक्टेड, ये रिफ्रैक्टेड रेस है, रिफ्रैक्टेड ने कितना एंगल बनाया, R1। गलती मत करना बच्चा, ये आपका इक्वेशन 1, ठीक। चलो अब एट पॉइंट, एक बार यहां रिफ्रैक्शन लगा ला, क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ लगाइए, एक बार यहां लगाइए, अब यहां लगाइए, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, एंगल कितना बनाया E, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2, रिफ्रैक्शन कितना बन रहा है R2। समझ गए सर, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। लेकिन हम सब जानते हैं कि I बराबर E होता है, इसीलिए इसका LHS LHS सेम होगा, तो RHS भी सेम होगा, तो N2 N2 भी सेम हुआ, R1 R1 भी सेम हुआ। तो आप डायरेक्ट ऐसा लिखना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या लिखेंगे, R1 बराबर R2। ओ, अगर R1 बराबर R2 आ गया तो A किसके बराबर होगा, R1 प्लस R2, यानी A बराबर R1 प्लस R2, तो R1 भी R1 है, R2 भी R1 है, तो 2R1, तो R1 किसके बराबर हो गया, A/2। चमका। अब आपके पास R1 है, आपके पास में I है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी इक्वेशन 1 का वापस यूज कर दीजिए। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 आ जाओ, N1, तो N1 साइन I के जगह पर क्या होगा, A प्लस डेल्टा M/2, A प्लस डेल्टा M/2 इज इक्वल टू N2, तो N2, फिर साइन R1, तो साइन I/2, साइन A/2। यहां से N2 बराबर क्या आ गया बच्चों, N1 साइन A प्लस डेल्टा M/2 अपॉन साइन A/2। आपको बस इतना करना है। 3 मार्क्स के लिए प्रिज्म से रिलेटेड सवाल आया, जैसे सवाल आ गया प्रिज्म में कि प्रिज्म एंगल 60 डिग्री है या इक्विलेटरल प्रिज्म है, तो तुम्हें इतना तो पता चल गया A बराबर 60 है, 60 लिख देना, A बराबर 60। फिर बोलता है कि अ रेज इज मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द सरफेस ऑफ द प्रिज्म, यानी I दे रखा है 30 डिग्री,
ठीक है। मिनिमम डेविएशन 30 डिग्री, डेल्टा एम 30 डिग्री। ऑब्टेन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, ये रहा फॉर्मूला। तुम ए रख देना, तुम डेल्टा एम रख देना, तुम ए रख देना, इतना ही करके छोड़ देना बस। अगर न्यूमेरिकल आए तो ये करना, क्योंकि लास्ट में न्यूमेरिकल्स आप करने जाओगे तो नहीं होगा। जो बता रहा हूँ पैटर्न, उस पैटर्न को फॉलो करो, न्यूमेरिकल छोड़ना नहीं है। डेरिवेशन की चीज़ें को ही वहाँ लिख के आना है, राइट। अब अगर डेरिवेशन आ जाए तो हमें पूरा डेरिवेशन अच्छे से चट कर लिया है हमने, तो हम पूरा लिख के आ जाएंगे। आया कॉन्फिडेंस? दैट्स इट। तो प्रिज्म से रिलेटेड सवाल अगर आता है तो अपन को कॉन्फिडेंस है, अपन यानी रॉकी भाई को कॉन्फिडेंस है कि मेरा बच्चा लिख के आएगा। बोल मेरा लाल बल गोपाल, लिख के आएगा ना, फिजिक्स की दुनिया बनाएंगे। चलिए, अब ये हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म भी हो गया। अब मुझे बच्चा लोगों को सिखाना है लेंसेज। लेंसेज से पहले हम बच्चा लोगों को सिखाता है टीआईआर। टीआईआर से भी पहले बता था टीआईआर टीआईआर टीआई 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 टीआई। चलो बच्चों, अब करते हैं टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टीआईआर। टीआईआर से सवाल भी आ सकता है। सवाल कैसे आएंगे बताता हूं, पर टीआईआर से पहले थ्योरी आ गई तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से अगर मान लीजिए कि थ्योरी आ गई, क्वेश्चन आ गया, थ्योरी एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आया भी है ऐसे, एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले आप एक चित्र बना दीजिए। क्या बना देंगे? पॉइंट नंबर 1 चित्र, ठीक है। पहला काम करना है आपको पॉइंट नंबर 1 में डायग्राम। डायग्राम में क्या है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट दिखा देना, यहाँ से एक लाइट को ऐसे सीधे पास कर देना, बिना रिफ्रैक्ट किए हुए सीधे पास कर देना। फिर दूसरी लाइट को ऐसे दिखाना और थोड़ी सी इसको टेढ़ी कर देना, रिफ्रैक्ट हो गया। फिर तीसरी वाली लाइट को बिल्कुल ऐसे दिखा देना और ऐसे दिखा देना, और यहाँ पर एंगल 90 डिग्री कर देना, यहाँ एंगल सी कर देना। अब लिखना कंडीशन। पहले काम में डायग्राम, डायग्राम की सुंदरता, एज शोन इन द फिगर द लाइट सोर्स इज इन द डेंसर मीडियम। लाइट सोर्स कहाँ है? डेंसर मीडियम में। फिर एक्सप्लेनेशन क्या कि वी कैन सी दैट व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द इंसिडेंट एंगल, देखो यहाँ पर एंगल इतना था, यहाँ इतना है, तो एंगल बढ़ गया ना। तो जब हम एंगल बढ़ा रहे हैं तो हमारा रिफ्रैक्टिव एंगल भी बढ़ रहा है। तो आप ऐसा लिखेंगे कि व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द इंसिडेंट एंगल देन रिफ्रैक्शन वाला एंगल ऑल्सो इंक्रीजेस। व्हेन आवर इंसिडेंट एंगल बिकम्स critical angle then refraction angle becomes 90 डिग्री। critical angle मतलब ICU, critical situation है। अब अगर आपने थोड़ा सा भी एंगल और बढ़ाया तो ये रेस खुपच करके अंदर आ जाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं? TIR, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी अंदर ही अंदर क्या हो गया? रिफ्लेक्शन हो गया। कैसे लिखेंगे आप? पहले चित्र बनाएंगे, चित्र में क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द डेंसर मीडियम। फिर when we are increasing the angle of incidence, our refractive angle also increases. Whenever incident angle become critical angle, then refraction becomes 90 degree. After this, there will be a total internal reflection. So, at particular point P, अब derivation की बारी आ गई। At point P, Snell's law लगा दो। सर, अब तो Snell's law आपने बता ही दिया, कैसे करते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 माना, तो अंदर इसने कितना एंगल बनाया नॉर्मल के साथ? C, तो N2 sin C। बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेस कहाँ जा रही है? हवा में जा रही है ना, तो बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1। एंगल कितना बनाया? देखो 90 डिग्री दिख रहा है। बाहर का मीडियम अगर हवा है तो N1 की वैल्यू 1 हो गई, और फिर ये sin C, ये N मान लो, ये 1 sin NT की वैल्यू 1, तो sin C बराबर 1/n, तो C बराबर sin इनवर्स 1/n। जानते हो 2 मार्क्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या पूछा था कि एक्सप्लेन द कंडीशन फॉर टीआईआर। कंडीशन लिखिए टीआईआर की, कौन सी 2 कंडीशन होगी? कौन सी 2 कंडीशन हो सकती है? पहली कंडीशन होगी ऑब्जेक्ट शुड बी इन द डेंसर मीडियम। दूसरी कंडीशन होगी इंसिडेंट एंगल शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। ये PYQs में आया है। पहला इंसिडेंट एंगल शुड बी क्रिटिकल एंगल और दूसरा ऑब्जेक्ट शुड बी इन द डेंसर मीडियम।
याद रहेगा। तो इसी को घुमा करके ऐसे पूछा है तो आपको आएगा। नॉर्मल पूछ ले कि एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टोटल इंटर रिफ्लेक्शन एंड ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ क्रिटिकल एंगल, तो जैसे आपको बताया ऐसे पॉइंट वाइज लिखना। तीसरा तरीका पूछ सकता है ऐसे, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिवन मीडियम इज 2/√3। सुनना सवाल पूछ रहा हूं। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिवन मीडियम is 2/√3, then obtain critical angle. अरे भैया क्रिटिकल एंगल निकालने का तरीका क्या है बच्चों? तो अब अगर मान लो सवाल आ गया, ऐसा सवाल आया तो तुमको ये तो पता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेटा पकड़ लिया सर n बराबर 2/√3। फिर सर ने बताया था c बराबर साइन इनवर्स 2/√3। तुम इतना करके छोड़ के चल, साइन इनवर्स 1/n, साइन इनवर्स 1/n की जगह पर 2/√3। तुम इतना करके छोड़ के आ जाओगे तो भी अगर 2 मार्क्स का है तो वो तुमको 1.5 मार्क्स देगा। लेकिन जिस बच्चे को पता है √3/2 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो c बराबर 60 डिग्री लिखते ही तुमको पूरा 3 मार्क्स मिल जाएगा। तो अगर सवाल आएगा टोटल इंटीग्रल रिफ्लेक्शन का, अपने को आता है, अपन को आता है। अगर थ्योरी को ट्विस्ट करेगा, अपने को आता है। थ्योरी सीधी सीधी पूछ ले, अपने को आता है। क्या कॉन्फिडेंस आया बच्चों? इतनी चीजें बस याद करके जाओ जितना करा रहा हो रे ऑप्टिक्स से, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। डन। चलिए TIR भी होता है आपका यहाँ पर समाप्त। अच्छा छोटी छोटी बातें याद रख लो, MCQ में आ सकता है कि डायमंड स्पार्कलिंग करता है किसकी वजह से, कौन से इफेक्ट, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, जो कि अभी पढ़ोगे भी। TIR या इनमें से किसी की भी वजह से नहीं, तो TIR। ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है? TIR। मिराज में क्या होता है? TIR। 10वीं पढ़े हो ना, गाड़ी से चल रहे हो हाईवे पे तो आपको कुछ गिरा हुआ दिखता है, तो इन सब में क्या होता है? TIR होता है। याद रहेगा, ठीक है। चलिए तो चलो बच्चा ब्रह्मास्त्र में हम आगे बढ़ते हैं। TIR भी होता है समाप्त। अब TIR के बाद हम करेंगे रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। इसका डायग्राम बनाना आपको सिखा दूं। ये डेरिवेशन है, इस पर से सवाल भी आ सकता है। कैसा आएगा वो सिखाऊंगा। अगर डेरिवेशन आ गया तो कैसा आएगा, कैसे लिखना है वो सिखाता हूं। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। चल बेटा ध्यान से देख, सबसे पहला काम क्या होता है? डायग्राम। तो अगर ये थ्योरी सीधी सीधी आ गई तो सबसे पहले क्या बनना चाहिए? डायग्राम। फिर डायग्राम की क्या बताओगे? खूबसूरती। ठीक है, आ जाओ। तो डायग्राम में सबसे पहले एक सीधी लाइन खींच लो, फिर वापस एक सीधी लाइन खींचना, वापस एक सीधी लाइन खींचना, और ऐसे एक लाइन खींच देना, कर्व बना देना। यहाँ पर ना एक ऑब्जेक्ट लेना, ऑब्जेक्ट यहाँ से एक सीधी रेस पास करना और इसको डॉट डॉट कर देना। सीधी नहीं जाएगी क्योंकि रिफ्रैक्शन होगा। यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब ये रेडियस हो गया। फिर ये टकराएगी, ये नॉर्मल लाइन, ये ऐसे बेंड हो जाएगी। आपकी रेस ऐसे जाके ऐसे बेंड हो गई, नॉर्मल लाइन की तरफ झुक गई, और दूसरी वाली रेस ऐसे सीधी गई, यहाँ पर दोनों मिले, तो ये इमेज है। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। बोलो चमका। लाइन खींचा, मिलाया, ऑब्जेक्ट से लाइट गई, कटी और आई पर मिल गई। फिर बच्चों यहाँ इमेज है ना, तो ये इसे वी कह देंगे, इमेज डिस्टेंस। और ये क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इतनी बात तो हमें समझ में अच्छे से आती है। ओके, इसके बाद अब हम डायग्राम की खूबसूरती में क्या लिखेंगे? एज शोन इन द फिगर, वी हैव ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस u, r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड v इज द इमेज। इतना लिख दो, ठीक है। फिर डेरिवेशन। अब डेरिवेशन में ध्यान देना। तो अब यहां पर हमें एक एंगल मानना पड़ेगा, इसे θ1 मानिए। ये एंगल आपका θ2 है, ये इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्रैक्टेड एंगल, बराबर। इसे मान लेना अल्फा, इसे मान लेना बीटा, और इसे मान लेना गामा। बिल्कुल जैसे करा रहा हूं बिल्कुल वैसे ही करना। यहाँ एक लाइन खींच देना, इसे नाम दे दीजिए ये O, और ये आपका नाम दे दीजिए P। ठीक है बेटा। अब देख मेरे प्यारे, ये जो पॉइंट O है, एट पॉइंट O क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन। तो स्नेल्स लॉ लगा दो। कैसे स्नेल्स लॉ लगाते हैं? N1 और फिर उसने जितना एंगल बनाया वो N1, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रेस कहां से चल रही है? N1 से। कहां घुस रही है? N2 में। तो रेस कितनी से कहां से चली? N1 से। कितना एंगल बनाया? θ1। तो N1 sin θ1। कहां गई भैया रेस? N2 में। कितना एंगल बना रही है? θ2। ठीक है, थीटा बहुत छोटे हो तो हम साइन थीटा को θ
ले सकते हैं, ये हम सब जानते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, n1 थीटा 1 इक्वल्स टू n2 थीटा 2, समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद का स्टेप ध्यान से सुने। थीटा 1 इस ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल है, इसलिए थीटा 1 की जगह पर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। n2 इस ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल बीटा है, तो बीटा बराबर थीटा 2 प्लस गामा, सो थीटा 2 बराबर बीटा माइनस गामा। ठीक है, सो थीटा 2 बराबर क्या हो जाएगा, बीटा माइनस में गामा। अब ओपन कर दो, सो n1 अल्फा प्लस n1 बीटा, n2 बीटा माइनस में n2 गामा। स्टेप याद रख बेटा, n1 को इधर लेके चले जाओ और गामा को इधर लेके आ जाओ, तो n1 अल्फा प्लस n1 गामा, n1 अल्फा प्लस सॉरी n2 गामा इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, तो n2 माइनस n1 एंड देन बीटा। पक्की बात है, पक्की बात है। अब इसके बाद का स्टेप क्या है, इसे इक्वेशन नंबर 3 दे, क्या है ये, इक्वेशन नंबर 2 दे दो। ठीक है ना, ओके। अब इसके बाद क्या, इसके बाद बेटा देख ध्यान से, यहां अगर मैं tan अल्फा लूंगा, tan अल्फा, तो tan अल्फा बराबर दिस इज OP एंड डिवाइडेड बाई U माइनस में, क्योंकि इस तरफ है। फिर tan बीटा लूंगा, तो OP डिवाइडेड बाई R। सर इतना अच्छा पढ़ा रहे हो सर कि OP बोलने का भी मन कर रहा है। tan बीटा सॉरी tan गामा, देख बेटा tan गामा फ्रंट OP सर डिवाइडेड बाई B। tan थीटा को थीटा ले सकते हैं ना, तो tan अल्फा को अल्फा समझो, तो अल्फा बराबर OP बाई यहां रख दो, तो ये आपका हो गया फ्रॉम इक्वेशन 3 n1 अल्फा के जगह पर OP बाई माइनस में U प्लस n2 और फिर गामा के जगह पर OP बाई V इज इक्वल टू n2 माइनस n1 एंड देन बीटा है आपका OP डिवाइडेड बाई R। OP सब जगह से कट गया, सो माइनस n1 अपॉन U प्लस n2 अपॉन V इज इक्वल टू माइनस n2 अपॉन में n1 अपॉन में R। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग इक्वेशन। समझ में आया बच्चों? अब आपको अगर यह डेरिवेशन सीधा सीधा पूछ ले, जो कि चांसेस रहते हैं, नहीं भी रहते हैं, कुछ नहीं कह सकते। अगर मान लीजिए सीधा सीधा पूछ ले, तो आपको सीधा सीधा ऐसे जाना है, पहले डायग्राम बनाना, फिर डेरिवेशन कर देना पूरा, यहां तक मार्क्स मिल गए 3 में से 3। लेकिन अगर यह टॉपिक नहीं देता, वैसे या तो प्रिज्म होगा, एक ही टॉपिक हो सकता है, या तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होगा, टेलीस्कोप होगा, तो वो सब होंगे तो ये नहीं होगा, अगर ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा। इसलिए उतना ही पढ़ा रहा हूं जिसमें से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन जितना पढ़ा है उतना आपको आना चाहिए। ठीक है, चलो अब इसके सवाल कैसे हो सकते हैं। बड़ा सिंपल सवाल होता है, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट करके लिखो। अभी ना आपकी लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है, देखो ये रेयर, मीडियम, ये डेंसर है। अगर यही, क्यों ऐसा बता रहा हूँ, क्योंकि लेंस में भी काम आएगा। अगर यही रेयर से डेंसर जा रहा है तो ये लग रहा है, लेकिन अगर यही लाइट डेंसर से रेयर में जाए ना, डेंसर से कहाँ जाए, रेयर में जाए, तो सब चेंज कर दो, खाली बस ऊपर को चेंज कर दो। जहां n1 है वहां n2 कर दो, प्लस n1 अपॉन b इज इक्वल टू n1 माइनस n2 अपॉन में r। चेंज पता चला बच्चों? सिर्फ आपने क्या चेंज किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, जहां n1 है वहां n2, जहां n2 है वहां n1। n1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयर मीडियम, n2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम। ये तो हो गया थियरी, मतलब डेरिवेशन। डेरिवेशन करने से अपने को सवाल करने की आदत लग जाती है। अब इसका सवाल देखिए कैसा होगा। क्वेश्चन में ऐसा आपको एक डायग्राम बनाया हो सकता है, ऐसे रेस दिखाए हो सकते हैं, ठीक है, और ये ऐसे ऐसे गिरता हुआ दिख सकता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है इस ग्लास का, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर r दे रखा है। ठीक है बच्चों, ओके। हाँ, आपसे सवाल ये पूछ रहा है कि ऑब्टेन इमेज डिस्टेंस, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसे थोड़ा और मॉडिफाई करता हूं। हाँ बेटा, थोड़ा मॉडिफाई किया इसको, देखो, ताकि ऐसे सवाल लूं ताकि आपको समझ पड़े।
यहाँ पर ना ऐसा बोला है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जहाँ पर भी है ये हवा ही दिख रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 आपका 1 हो गया, ये आपका n2 हो गया। अब आपसे बोलता है इमेज की पोजीशन बताओ, पोजीशन ऑफ इमेज। तो आप डर जाओगे, इसको छोड़ के आओगे? नहीं सर, रॉकी भाई के बच्चे हैं हम लोग, छोड़ के तो नहीं आएंगे सर। हमें इतना पता है सर कि ऐसा डायग्राम रहता है तो हमें फॉर्मूला याद है सर, आपके वीडियोस में भी देखा है फॉर्मूला, आज ब्रह्मास्त्र में भी देखा है फॉर्मूला। तो सर हम ब्रह्मास्त्र चलाएंगे, छोड़ के तो नहीं आएंगे सर, ब्रह्मास्त्र चलाएंगे। लाइट सर रेयर से डेंसर जा रही है सर, आप सल बोल रहा हूँ, छल आपने बताया था, अरे छल बता रहा हूँ, चोली अरे सॉरी बच्चा लोग पूरे दिन बोलते ना इसीलिए, तो छल सॉरी, अरे यार बच्चा लोग, सर आपने बताया था कि रेयर से डेंसर में जाए तो ये फॉर्मूला लगता है। तो सर हम फॉर्मूला तो लिख के आ ही जाएंगे सर, कुछ हो या ना हो सर लिख करके तो आएंगे सर, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन में r, ठीक है ना। अब n1 बोलो कितना है, हवा है तो 1, u बोलो कितना है 3, माइनस 3 इधर है ना इसीलिए। n2 कितना है 1.5, 15/10, 3/2 लिख सकते हैं ना। अरे 1.5 मतलब 15/10, 5 या 15, 5 दूनी 10, v n2 1.5 माइनस 1 0.5, 5/10 1/2 r आ रहा है, r आ रही है, तो ये आपका कट गया। सो 3/2v इज इक्वल टू 1/2r माइनस 1/3, ठीक है। इतना भी लिख के आओगे 3 मार्क्स में तो 2 मार्क्स तो देंगे ही झक मार के, और अगर पूरा ही कर देगा बच्चा तो पूरे 3 में से 3 आ जाएंगे। तो 3 माइनस में कितना हो गया 2r, सो 3 माइनस में 2r डिवाइडेड बाई कितना 6r, एलसीएम लिया मैंने, समझ पड़ा, ठीक है। तो अब ले लीजिए, इससे काट दो तो ये हो गया, तो v बराबर में आपका हो गया 9r/3 माइनस में 2r, ये हो गया आपका आंसर। r दिया होता तो रख देते, नहीं दिया तो फिर नहीं रखेंगे। यानी इससे रिलेटेड, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म सरफेस से रिलेटेड सवाल अगर आते हैं तो अपने को आता है, थ्योरी आती है, डेरिवेशन आता है तो भी अपने को आता है। क्या ये कॉन्फिडेंस है बच्चा? वेरी गुड, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म ये सरफेस भी हो गया। अब हम लेंस फॉर्मूले के अंदर घुसेंगे, क्योंकि लेंस फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। लेंस फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है मतलब जितना बड़ा रहा हो सब इंपॉर्टेंट है। अब वो आएगा तो कैसे करेंगे, देखो वापस वही, इसके न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं, इसके न्यूमेरिकल कंपाउंड माइक्रोस्कोप में था ना बिल्कुल वैसे। तो मैं इसका डेरिवेशन आपको सिखाता हूँ। लेंस फॉर्मूला ऐसा नाम आ सकता है, या तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला भी बन के ऐसा नाम आ सकता है। लेंस फॉर्मूला या तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए बच्चा, डायग्राम, ठीक है। डायग्राम के साथ उसकी खूबसूरती, और उसके बाद में क्या होगा डेरिवेशन। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। खोपच खोपच, ये डायग्राम हो गया। इसमें 2 सरफेस है, एक तो ये वाली, इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r1, ये वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर r2। कर्वेचर मतलब ऐसा, इधर रेडियस है तो रेडियस इधर है, ठीक है। ये इधर जा रहा है बच्चा इसलिए प्लस, ये r2 क्या होगा माइनस। अब यहां पर आप एक ऑब्जेक्ट बनाओ, ठीक है। यहां से लाइट गई बेचारी, रिफ्रैक्ट हुई, फिर ये रिफ्रैक्ट हुई, लेकिन अगर ये नहीं होता तो ये बेचारा यहां कहीं पर गिरता। तो ये आपका इमेजनरी और ये आपका फाइनल। ऐसा समझो कि अगर ये नहीं होता, ये सरफेस नहीं होती, ये सरफेस नंबर 2 है, ये सरफेस नंबर 1 है। अगर सरफेस 2 नहीं होती तो इमेज यहां गिरती ना, है कि नहीं। तो ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये आपका वर्चुअल इमेज डिस्टेंस, और ये आपका फाइनल इमेज, बराबर। पहले रेस कहां से जा रही है यार, रेयर से डेंसर जा रही है। अबे सचिन सर ने बताया था भाई रेयर से डेंसर जाए तो माइनस n1/u प्लस n2/v इक्वल्स टू n2 माइनस n1/r। बट v क्या है, पहली सरफेस के लिए v आपका v डैश है, हम यहां v डैश कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1। दूसरे सरफेस के लिए रेस डेंसर से रेयर जा रही है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हुआ ये वाला। क्यों? क्योंकि पहले से मिलने वाली ऑब्जेक्ट दूसरे वाले सरफेस के लिए एज अ, पहले से मिलने वाली इमेज दूसरे के लिए एज अ ऑब्जेक्ट काम करती है। तो ये जो इमेज है वो इस सरफेस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगी, जो कि आपको इस एक्सप्लेनेशन में लिखना है। क्या लिखोगे? फॉर द फर्स्ट सरफेस द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज u and the image distance is I dash. This image I dash will act like a object for the second surface. पक्की बात है, ठीक है सर। चलिए तो अब डेंसर से रेयर में जा रहा है बच्चा, तो ये चेंज हो जाता है ना, माइनस n2/u सचिन सर ने बताया था, प्लस n1/v, मैं तो सर ने जैसा बताया था मैं तो वैसे ही कर रहा हूँ। यहाँ r1 आएगा, यहाँ r2 आएगा,
लेकिन जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यार वो तो v डैश है। फाइनल इमेज आपकी v है। ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अभी दोनों इक्वेशन को जोड़ दो। देख बेटा, जब दोनों को जोड़ोगे ना तो प्लस n2 अपॉन वी डैश माइनस n2 अपॉन वी डैश कट गया, माइनस n1 अपॉन यू प्लस n1 अपॉन वी में से n1 कॉमन करो तो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। यहाँ देखो n2 माइनस n1 है, यहाँ n1 माइनस n2 है। अगर मैं यहाँ माइनस कॉमन कर दूँ तो n2 माइनस n1 ऑटोमेटिकली कॉमन हो गया। सो n2 माइनस n1 ब्रैकेट 1 अपॉन r1 माइनस में 1 अपॉन r2 एट द फाइनल स्टेप 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u n2 माइनस n1 अपॉन में n1 ब्रैकेट 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। फाइनली अब लास्ट स्टेप देते हैं कि अगर हमारी फाइनल इमेज, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो तो यह वी एफ होता है। ये लिखना पड़ेगा आपको। u को जीरो करना है रे बेटा, u इंफिनिटी तो वी एफ, तो ये जीरो हो गया क्योंकि इंफिनिटी रखोगे और v की जगह पर f हुआ। सो 1 अपॉन एफ, सो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन n1 ब्रैकेट 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये आपका क्या हो जाएगा? इसे आप एक इक्वेशन दे दो 3, ये इक्वेशन दे दो 4, फिर लिखना फ्रॉम 3 एंड 4, तीसरे और चौथे इक्वेशन से। इसका RHS सेम है, देखो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेम है तो इनका LHS LHS सेम होगा। मतलब हम लिखेंगे 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू, दैट्स इट। इसे कहते हैं लेंस फार्मूला और ऊपर वाला होता है लेंस मेकर्स फार्मूला। तो अगर सीधा सीधा सवाल आपसे पूछ ले तो अपने को आता है। सीधा सा सवाल यानी कि ऑब्टेन द फार्मूला, ऑब्टेन द डिराइव द रिलेशन ऑफ लेंस मेकर्स फार्मूला कर लेना या डायरेक्ट लेंस फार्मूला कर लेना। लेकिन अगर सवाल घुमाएगा तो देखो सवाल कैसे घुमाता है। सवाल घुमाना इन द सेंस न्यूमेरिकल। तो मैं तुम्हें न्यूमेरिकल करने की भी शक्तियां प्रदान कर रहा हूँ बच्चा लोग। जैसे प्रभु श्री राम जब युद्ध करने जा रहे थे रावण से, तो आखिरी रात जब बाकी थी तब महर्षि अगस्त्य उनके पास आए थे और आदित्य हृदय श्रोतम का अनुवाद उन्होंने किया था। आप में से जितने भी विद्यार्थी नकारात्मक शक्तियों से लड़ रहे हो, मन में नेगेटिविटी आती है, एक बार बच्चा YouTube पर खाली सर्च करना आदित्य हृदय श्रोतम, पढ़ना उसको, उसके जो सेंटेंस है, जो संस्कृत के मंत्र हैं उसको उच्चारण करना। अगर तुम्हारी नेगेटिविटी नहीं गई तो बाबा एसएसपी अपना नाम चेंज कर देगा। आंखें बंद करके बस फील करना उस मंत्र को। दूसरा, पावरफुल फील करना है तो शिव स्तोत्रम पढ़ के देखना एक बार। बताओ, जटाटवी गलच्छल प्रवाह पावितस्थले गले उलंब विलंबितां भुजंग तुंग मालिकां टमट 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 टमन्नि नाडवड मरवयम चकार तंड तांडव तनो तुनः शिवः शिवम। हमें 8 लाइनें याद हुई हैं, 2 श्लोक, लेकिन बहुत एनर्जेटिक और पावरफुल महसूस करते हैं बच्चा लोग। तो ये वाला मंत्र जो ये बच्चा, सभी बच्चे ट्राई कर सकते हैं, करके देखिएगा आप लोग, अब तुरंत पावरफुल फील हो जाएगा। ये जो इंस्टाग्राम पर इतनी सारी रील्स बकवास देखते हो ना, ठुमक ठुमक करके ये सब जो क्या है ये सब, जस्ट ट्राई दिस। स्पिरिचुअल हो गया बच्चा लोग, मैं सन्यास ले लो कुछ दिन में। आइए देखिए, तो आदित्य हृदय श्रोतम ट्राई करिए और शिव स्तोत्रम ट्राई करिए पावरफुल फील करने के लिए। अगर चेंजेस नहीं आया, नाम बदल दूंगा बाबा एसएसपी से, अपना चला जाऊंगा सन्यास लेकर। सवाल देखिए, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, focal length of convex lens is 20 centimeter in the air and air, then find its focal length in the water having रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। कह रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस का हवा में फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो बताइए पानी में कितना होगा? बताइए पानी में कितना होगा? तो अब हमें ये तो पता चल गया कि भैया फोकल लेंथ की बात कर रहा है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा है भाई साहब। यार फोकल लेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में यही तो रिलेशन है भाई, n2 माइनस n1 अपॉन n1 ब्रैकेट 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। पहले हवा की बात करेंगे तो FA लिखेंगे,
ये N2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। N1 क्या है, हवा। हवा की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो यहाँ पर जो N1 है वो हवा है, उसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, तो हियर N1 इज इक्वल टू 1। फिर जब लेंस को तुम पानी में लेके गया बच्चा, तो N2 तो लेंस ही है ना, N2 तो लेंस ही है, और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे रखा होगा, दैट इज 1.5। वैसे भी ग्लास का 1.5 होता है, कांच ग्लास। तो N2 माइनस एन डब्ल्यू अपॉन एन डब्ल्यू ब्रैकेट 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, और यहाँ जो 1 रहता है वो सराउंडिंग रहता है, तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं NL माइनस NS। सराउंडिंग पहले हवा था, अभी सराउंडिंग पानी है। ए बच्चवा, दोनों ही इक्वेशन को भाग न करना है, तो कैसे होगा। सो 1 अपॉन इतना ही तुम लिख करके छोड़ के आ जाओगे तो तुम्हें झक मार के एग्जामिनर मार्क्स देगा, कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं देगा। इसलिए इतना ही लिख करके आ जाओ, इसके बाद का स्टेप जो बच्चा याद रख लेगा वो पूरे में से पूरा ले आएगा। तो ये कट गया, ये कट गया, यहां बचा N2 माइनस Na अपॉन में Na, और फिर ये हो गया N2 माइनस में NW, और ये आपका हो गया NW बराबर। सारी वैल्यू रख दीजिए, FW निकाल लीजिए। चमक गया, फील आया बच्चों, ओके। तो ये हो गया। एक दूसरा सवाल इस तरीके से पूछ सकता है, बेटा ध्यान देना, ऐसा एग्जाम्पल आ सकता है, जैसे मान लीजिए दो लेंस है, ठीक है, ऐसे दो लेंस दे रखे हैं, इसका फोकल लेंथ f1, इसका फोकल लेंथ f2। ये कुछ है, ये 10 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर। आपसे बोल, चलो एक और ले लेता हूँ, एक और फोकल लेंथ लिया, तीसरा वाला f3, ये 20 सेंटीमीटर है। आपसे बोल रहे बेटा तीनों के बीच में कोई गैप नहीं है, बताइए कि इसका ओवरऑल फोकल लेंथ कितना होगा। तो कुछ नहीं, आंख बंद करके 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 प्लस 1 अपॉन f3 करना। ध्यान रखना कि जब कॉन्वेक्स लेंस हो तो प्लस लेना है, प्लस लेना है, और जब कॉन्केव हो तो क्या लेना है, माइनस लेना है। इस फॉर्मूले में रख देना। इनके बीच में कोई गैप नहीं है। अगर मान लीजिए इनके बीच में कोई गैप दे दे, मैं आपको लेंस से थ्योरी डायरेक्ट पूछे तो क्या करना है वो बता रहा हूँ, सवाल पूछे कैसे पूछे क्या करना है वो आपको ज्ञान दे रहा हूँ, तो ध्यान देता। अगर इनके बीच में गैप दे रखा है D, ये f1 ये f2, दोनों कॉन्वेक्स है तो दोनों को ही क्या लेंगे, प्लस लेंगे। तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 माइनस में D अपॉन f1 f2। तुमने फॉर्मूला वाले वीडियो के अंदर भी देखा होगा, ये फॉर्मूला लगाएंगे बस। इन्हीं के अंदर पावर पूछ सकता था, तो 1 अपॉन एफ को ही पावर बोलते हैं बेटा। P1 प्लस P2 प्लस P3, जितने लेंस हो ना सब डैश डैश डैश। कॉन्वेक्स हो तो पावर प्लस, कॉन्वेक्स हो तो पावर प्लस, कॉन्केव हो तो पावर माइनस। यहाँ पे P बराबर P1 प्लस P2 माइनस में D P1 P2, खत्म। आई बात समझ में, ओके। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। इसके साथ MCQ में याद रखिए कि जो पावर का यूनिट होता है वह क्या होता है, डायोप्टर होता है। तो 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर माइनस में 1, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो लेंस मेकर्स फार्मूला, लेंस पर से सवाल कैसे आते हैं वो आपको बता दिया, TIR आपको बता दिया, प्रिज्म आपको बता दिया, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बता दिया, इतनी सारी चीजें हो गई, हमें कॉन्फिडेंस आ चुका है सर, बढ़िया से। एक लास्ट चीज बताता हूं, अगर बाई चांस, ये बहुत बहुत कम चांस है कि एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन, प्रीवियस ईयर में आया है इसलिए, व्हाट इज रिफ्रैक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। बहुत सिंपल है बेटा, कुछ नहीं करना है यार। सबसे पहले डायग्राम बनाओ, ऐसे डायग्राम बनाना, ये लाइन खींचना, ये रेज ऐसे गई स्ट्रेट स्ट्रेट, बट ऐसे चला जाएगा, यहाँ एंगल आई, यहाँ एंगल R1, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2। एग्जामिनर खुश। रिफ्रैक्शन के दो रूल होते हैं। पहला रूल, इंसिडेंट रेज, रिफ्रैक्टेड रेज, नॉर्मल लाइन सब एक ही प्लेन में होते हैं, ठीक है। दूसरा रूल, एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ साइन I टू साइन R हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसी कांस्टेंट को हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, और इसको लिखेंगे N21, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, बराबर, ओके, N21। फिर उसके बाद में ना आप साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू यहाँ लिख देना N2 अपॉन में N1, N1 साइन I इज इक्वल टू N2 साइन R। इसी को बेटा कहते हैं स्नेल्स लॉ, जो तुम पढ़ ही चुके हो। बस
अगर एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए रिफ्रैक्शन, डायग्राम बनाएंगे, पॉइंट लिखेंगे, छोटी सी 2 लाइन लिख देंगे। और रिफ्रैक्शन को डिफाइन जरूर कर देना, क्या होगा रिफ्रैक्शन? Whenever the light travels from one medium to another medium, it always bends or it always changes its direction. This phenomenon is known as refraction. इसके अलावा इस चैप्टर से और कुछ ना करें। जो बच्चे लास्ट में पढ़ रहे हैं वो, और जो बच्चे एवरेज हैं, यानी कि उन्होंने कुछ पढ़ा है मुझसे, 2-3 महीने से लगातार जुड़े हो, उन्हें मैं अभी बताऊंगा क्या करना है। पहले वे ऑप्टिक्स को ख़त्म करते हैं, है ना। ऑलमोस्ट ये आपकी 1.5 घंटे की क्लास हो गई है। नेक्स्ट 30 मिनट में अब हम सीखेंगे वे ऑप्टिक्स में कितना कुछ याद रखना है। तो ब्रह्मास्त्र चला देना बच्चा लोग, आ जाओ अब वे ऑप्टिक्स में चलते हैं। चलिए बच्चा, रे ऑप्टिक्स खत्म, अब बारी है वे ऑप्टिक्स की। वे ऑप्टिक्स भी आप लोगों का चैप्टर ऐसा है कि जिसमें से खुशी वाली बात यह है कि बहुत सारे टफ जो टॉपिक है ना वो सीबीएसई ने डिलीट मार दिया है। जैसे पोलराइजेशन नहीं है, फिर टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के रेजोल्यूशन पावर के इक्वेशंस नहीं है, ऐसे बहुत सारी चीजें जो टफ होती हैं वो जा चुकी हैं। इवन इस चैप्टर से जो डेरिवेशन आ सकते थे, YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वो डेरिवेशन भी आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ उसका क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है। मतलब फॉर्मूले को सही तरीके से समझिए और उस फॉर्मूले से क्वेश्चन अगर जैसे आते हैं उन्हें अगर आप सही तरीके से बना ले गए तो फिर ये चैप्टर से आपको आसानी से 3 मार्क्स प्राप्त हो जाएंगे। ये 3 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल हो सकता है इस चैप्टर से, या आपके एक MCQ और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे होंगे, MCQ कैसा होगा, न्यूमेरिकल कैसा होगा, जो भी मैं आपको पढ़ाऊं उतना ही करके जाना है, उससे बाहर का और कुछ नहीं करके जाना है। तो चलिए इसको भी खत्म करते हैं बच्चा लोग। आइए वे ऑप्टिक्स के अंदर एंट्री मारते हैं। सबसे पहले 2 मार्क्स की थ्योरी में सबसे अच्छा टॉपिक जो होता है, जो कि हर बार आता है, और वो है आपका हाइगेन्स प्रिंसिपल। अगर हाइगेन्स प्रिंसिपल लिखने के लिए आ जाए बच्चा तो सबसे पहले आप इसके प्रिंसिपल को कैसे याद करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। वो आप ध्यान से इस बोर्ड पर देखिए। यहां पर आप सबसे पहले खूबसूरत सा चित्र बनाएंगे और इसे लिखेंगे प्राइमरी सोर्स। ठीक है, तो बेसिकली ये हो गया बच्चा लोग हमारा प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स का मतलब जहां से लाइट निकलेगी और ये सोर्स अपने आसपास में ऐसे वेव्स छोड़ेगा, बराबर। अब इस वेव्स के जो प्रत्येक पॉइंट है, पहले आप देख लो कि मैं कैसे बना रहा हूं डायग्राम, फिर आपको स्टेटमेंट बताता हूं कैसे लिखना है। आपने यहां प्राइमरी सोर्स बनाया, देन यू हैव ड्रॉन अ वेव्स। फिर वेव्स के जो भी पॉइंट्स है इसे हम वेव फ्रंट कहते हैं। तो वेव फ्रंट के जो सारे के सारे पॉइंट्स है ना, वो सबके सब अपने आप को बाप समझ रहे हैं। बाप इन द सेंस सेकेंडरी सोर्स। इफ दे आर कंसिडरिंग देमसेल्फ एज अ सेकेंडरी सोर्स, दैट मीन्स ये अपने आसपास में स्फेरिकल वेव फ्रंट को जनरेट करेंगे। ऐसे ही अपने आसपास स्फेरिकल वेव फ्रंट को जनरेट करेंगे। फिर बच्चा अगर हमने इन वेव फ्रंट के ऊपर एक टेंजेंट खींचा तो ये टेंजेंट हमें क्या दे रहा है, नया पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट। वापस वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट अपने आप को क्या समझ रहे हैं, स्फेरिक सेकेंडरी सोर्स, मतलब अपने आप को बाप समझ रहे हैं, अपने में से स्फेरिकल वेव फ्रंट को जन्म देंगे। फिर आपने टेंजेंट खींचा, you are getting the new position of wavefront. Again these points are considering themselves as a secondary source और अपने में से स्फेरिकल वेवफ्रंट निकाल रहा है। टेंजेंट खींचा, नया पोजीशन ऑफ वेवफ्रंट आ गया। ये जो 4 बार मैंने डायग्राम बनाया यहीं से आपको स्टेटमेंट पता चल गया। ये लिखने के लिए अगर आता है तो 2 मार्क्स में आता है कि डिफाइन वेवफ्रंट एंड एक्सप्लेन द हाइगेन्स प्रिंसिपल। तो वेवफ्रंट को कैसे डिफाइन करोगे, तो वेवफ्रंट का मतलब होता है इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स। अब ये याद ही कर लो बच्चा लोग, सभी पॉइंट्स का लोकस, लोकेशन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स वाइब्रेटिंग विद द सेम फेज, वाइब्रेटिंग विद द सेम फेज, यानी सबके सब सेम फेज से जो वाइब्रेट हो रहे हैं उनसे मिलने वाले सभी पॉइंट्स का कलेक्शन, उसे हम वेव फ्रंट कहते हैं। तो पहले तुमने वेव फ्रंट की डेफिनेशन लिख दी। अब स्टेटमेंट क्या है हाइगेन्स प्रिंसिपल का, तो हाइगेन्स प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, देखिए मैंने जैसे पेन किया वैसे ही, ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, ऑन द वेव फ्रंट will behave like a secondary source, सबके सब secondary source की तरह behave कर रहे हैं, correct, will behave like a secondary source and emits spherical wavefront, emits spherical wavefront from it, अपने में से spherical wavefront को generate कर रहे हैं। when we draw a tangent on it, अब हम tangent खींच रहे हैं, so when we draw a tangent on it, then we get new position,
देन वी गेट न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट। दैट्स इट बेटा। अगर आप इतना लिख देते हो ना तो कसम उड़ान जल लेगी, आपका कोई मार्क्स कट नहीं कर सकता। यहाँ 2 में से 2 मार्क्स आपको पूरे मिल जाएंगे। पेपर छोड़ के जो बेटा आएगा वही फेल होगा। तुमको जो बता रहा हूँ वो लिखना है। तुम्हें बस दिख गया वेव फ्रंट से रिलेटेड, हाइगेन्स प्रिंसिपल से रिलेटेड, इतनी चीजें याद रहनी चाहिए। क्या सिखाया बाबा एसएसपी ने? प्राइमरी सोर्स बनाया, वेव्स बनाए, वेव्स के पॉइंट बनाया, सेकेंडरी सोर्स छोड़ रहे हैं अपने में से, स्फेरिकल वेव फ्रंट मिला दो, नया पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट आ गया। स्टेटमेंट कितना सिंपल है, ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, क्लोज योर आइज एंड मेरे साथ रिपीट कर लो, अभी याद हो जाएगा। क्लोज योर आइज एंड रिपीट, मेरे साथ रिपीट कर लीजिए। ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट विल बिहेव लाइक अ सेकेंडरी सोर्स and they continuously emits the spherical wavefront from it. When we draw a tangent, we get a new position of the wavefront. That's it. खत्म। ये हो गया आपका हाइगेन्स प्रिंसिपल। अब इसी हाइगेन्स प्रिंसिपल का यूज करते हुए आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रूफ करने के लिए आता है। तो आइए देखिए, मैं आपको धड़ाके के साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन विद द हेल्प ऑफ हाइगेन्स प्रिंसिपल। ये थ्योरी भी 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में इस चैप्टर से हो सकती है। तो सबसे पहले आपको रिफ्लेक्शन बाय यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल अगर प्रूफ करना है तो 3 से 4 पॉइंट है सिर्फ, बस वही पॉइंट आपको लिख के आना है। रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है बच्चा, एक लाइन खींच देना, ऐसे खींच देना, और फिर यहां पर आप ऐसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना देना, फिर एक लाइन खींच देना ऐसे, ये आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट हुआ, बराबर। दूसरी लाइन एक ऐसे खींचना और यहां पर दिखा देना आर। फिर यहां पर बच्चा लोग, आप लोग ऐसे एक लाइन बनाना, कर्व बनाना, और ऐसे एक लाइन बना देना, बस आपका गेम ओवर। ये जो है, ये वाली लाइन वो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, और ये वाली जो लाइन है वो इंसिडेंट वेव फ्रंट है। अगर यहां रिफ्लेक्शन का केस है तो हमें क्या प्रूफ करना है विद द हेल्प ऑफ हाइगेन्स प्रिंसिपल कि I इज इक्वल टू आर। तो अभी इसको प्रूफ करने के लिए पहला पॉइंट आपने डायग्राम बना लिया। अब उसके बाद में प्रूफ कैसे करोगे, तो यहां पर एक लाइन खींचो, यहां पर एक लाइन खींचो, ये टेंजेंट होता है इसीलिए यहां पर एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। स्पीड ऑफ वेव का फॉर्मूला क्या है, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। यहां पर भी स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब यहां पर नामकरण कर दीजिए ए बी सी और फिर डी, फिर लिखिए ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए सी ए डी बी, दोनों ट्रायंगल दिख गए। तो मुझे दोनों ट्रायंगल को प्रूफ करना है कि दोनों सेम है। अगर ट्रायंगल को सेम प्रूफ करना है तो सबसे पहले ए बी इज इक्वल टू ए बी, मतलब क्या हो गया, दैट इज कॉमन साइड, दोनों ही ट्राइंगल में ये कॉमन साइड है। फिर एंगल डी और यहां पर एंगल सी, ये कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, राइट। फिर उसके बाद बच्चा ए डी इज इक्वल टू वॉट, सी बी। बट सर ऐसा कर क्यों रहे हो, सेम साइड। कक्षा 9 के अंदर बच्चा लोग आपने पढ़ा होगा कि किसी भी त्रिभुज के 3 चीजें सेम कर दो तो इसका मतलब वो ट्रायंगल इक्विवेलेंट है, मतलब उसका सब सेम है, सब कुछ सेम है। 3 चीज हो गई ना, साइड एंगल साइड। तो आप यहां लिखोगे थ्रू साइड एंगल साइड वी कैन से दैट ट्रायंगल ACB इज इक्विवेलेंट टू ट्रायंगल ADC। अगर ऐसा है तो इसका सब कुछ सेम है, मतलब आप कहोगे एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। बस बच्चा वाह, इतना लिखने का तुमको आराम से 2 मार्क्स 3 मार्क्स मिल जाएगा। ये थ्योरी आएगी बच्चा लोग, तो ये 2 मार्क्स से लेकर के 3 मार्क्स में आएगी। आपने बस यही लिखना है। क्या करना है, डायग्राम बनाना है, उसके बाद सीधा सीधा ये ऐसे कर्व बनाना, ये ऐसे कर्व बनाना, फिर लिखना इन ट्रायंगल ADB एंड इन ट्रायंगल ACB, AB इज इक्वल टू AB, कॉमन साइड है, दोनों में आ गया इसलिए कॉमन है, एंगल 90 डिग्री है, और फिर तीसरा क्या था, हाँ VT, डिस्टेंस बराबर V मल्टीप्लाई बाई T, दैट्स इट। तो ट्रायंगल में हमने बोल दिया कि भैया साइड एंगल साइड से ACB इज इक्वल टू ADC, दैट मीन्स एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। प्रूफ हो गया। यही तो रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट्स इट। अब ऐसे ही रिफ्रैक्शन भी आता है। प्रीवियस ईयर का पेपर जब मैं आपको बताऊंगा कौन सा करना है, ब्रह्मास्त्र का तीसरा दिन है, मैंने बता दिया है फर्स्ट एंड सेकंड में क्या करना था। तो रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल। अब हाइगेन्स प्रिंसिपल का यूज करते हुए हमें रिफ्रैक्शन लिखने के लिए आ जाए, एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए, तो फिर से थ्योरी विल डायग्राम विल टेक अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इट विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो यहां पर हम सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो देखना है। एक मीडियम बना दो, एक लाइन खींच दो, फिर एक लाइन को थोड़ा सा ऐसे इसे टेढ़ा करो। देखो ये ऐसे पैरेलल मत बनाना, थोड़ा सा मैंने ऐसे किया है। फिर यहां लाइन खींचिए, ये लाइन खींचिए, इसे कह दीजिए V1T, इसे कह दीजिए V2T। अब यहां पर V1 V2 क्यों हुआ, क्योंकि मीडियम डिफरेंट है,
यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, ये एंगल I और ये एंगल आपका R। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। फिर दिखाने के लिए भाई कि यहाँ पर हाइगेन्स प्रिंसिपल बच्चा लोग यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसे ऐसे दिखा दीजिएगा ब्लैक ब्लैक किसी अलग कलर से। बात आई समझ में? अब यहाँ पर आपका डेरिवेशन आएगा। तो पहला स्टेप क्या है? डायग्राम। हाँ, डायग्राम में 2 लाइन आप ऐड कर सकते हो कि एज शोन इन द फिगर द पॉइंट sorry as shown in the figure AB is the incident wave which makes an angle I with the surface and CD is the refracted wave which makes an angle R। इतना तो लिख सकते हो ना? इतना अगर आप लिख लोगे तो और कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले बच्चा अगर ये दिख जाए आपको कि रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल, चित्र बनाओगे और चित्र की खूबसूरती लाइन लिख दोगे, 2 लाइन खाली कि भैया AB एंगल बना रहा है I और CD रिफ्रैक्टेड एंगल बना रहा है दैट इज R। उसके बाद अब डेरिवेशन आता है। तो डेरिवेशन में बहुत ही सिंपल तरीके से दिख रहा है कि ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? साइन आई। तो साइन आई बराबर क्या हो जाएगा? V1t डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है दैट इज AD, इक्वेशन 1। फिर बच्चों क्या करना है देखो तो, फिर दूसरा ट्रायंगल लीजिए, ट्रायंगल ACD, यहां ले लेना, ऐसे लिखना ट्रायंगल ABD और यहां पर ट्रायंगल ACD। अब आप लिखेंगे साइन R। तो साइन R इज इक्वल टू क्या होगा? AC दैट इज V2D अपॉन में क्या हो जाएगा? AD, इक्वेशन नंबर 2। दोनों का भाग करते हैं तो साइन I अपॉन में साइन R। बच्चा वालों देखो क्या कट रहा है? T बाई AD कट जाएगा तो V1 अपॉन में V2। फिर आपको कल ही पढ़ाया गया था, नहीं आज ही पढ़ाया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू C बाई V। तो V1 इज इक्वल टू C बाई N1। आप भी ऐसे लिख देना, हियर V1 इज इक्वल टू C बाई N1 एंड दिस इज C बाई N2। तो ये ऊपर चला जाएगा तो N2 अपॉन में N1। सो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग, N1 साइन I इज इक्वल टू N2 साइन R। क्या यही स्नेल्स लॉ है? यस, दैट्स इट। इतना लिखते ही बच्चों, इतना अगर लिख दोगे ना तो 3 में से 3 मार्क्स आ जाएगा। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, यहाँ से कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता है, लेकिन ये डेरिवेशन, ये थ्योरी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के अंदर बहुत बार पूछी जा चुकी है। तो आपने क्या करना है? पहले डायग्राम बनाना है, फिर डायग्राम की खूबसूरती वाली 2 लाइन लिख दो, उसके बाद ये डेरिवेशन। इतना तो याद कर ही सकते हो ना बच्चा लोग? क्लियर? ओके, चलो तो विद इन 6 मिनट हमने 2 से 3 चीजें पढ़ ली, 3 चीजें पढ़ ली। अब आगे पढ़ते हैं चौथी चीज। अब यहाँ से कोई डेरिवेशन नहीं है, इसके बाद आपको सीधा फॉर्मूला याद रखना है और कैसे क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन का पैटर्न समझना है। तो आओ देखो बच्चा, सबसे पहले तो हम इंटरफेरेंस समझते हैं। इंटरफेरेंस में होता क्या है कि जैसे ये स्क्रीन है, इसको YDSE सेटअप भी बोलते हैं, ठीक है? ये कोई प्रूफ नहीं करना है, यहाँ पर प्रूफ की जरूरत भी नहीं है, सीधा समझना है। और यहाँ पर एक स्लिट, यहाँ पर एक स्लिट, यानी कि सोर्स, यहां से वेव गई और यहां से वेव गई। वेव्स का मिलना ही इंटरफेरेंस होता है, ठीक है बच्चा? जहां पर मिले हैं वह पॉइंट कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, वो पॉइंट डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 1, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, पहली बात इंटरफेरेंस का क्या मतलब है? वेव्स का मिलना। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो वो पॉइंट चमक वाला पॉइंट बनेगा, उसे ब्राइट फ्रिंज बोलेंगे। बस इतना याद रखो। कैसे न्यूमेरिकल में से यूज करना है दैट आई विल एक्सप्लेन, बट अभी याद रखो, 2 वेव्स मिले, जिस पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ ब्राइट फ्रिंज बना, और वहां इंटेंसिटी क्या रहेगी बच्चा? मैक्सिमम। तभी तो वह ब्राइट वाला पॉइंट है, तभी तो वो चमक रहा है। क्या तुम्हें भी चमक रहा है बच्चा लोग? यस सर। ये दोनों वेव्स इस पॉइंट पर मिले और मिलते ही यहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो डार्क फ्रिंज बनेगा। डिस्ट्रक्ट हो गया, नाम से पता चल गया। वाह सर, आनंद आ गया सर, लग ही नहीं रहा है पहली बार फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ये डार्क फ्रिंज हो गया। अगर डार्क फ्रिंज हो गया तो इंटेंसिटी क्या होगी? मिनिमम होगी। अब याद रखना बच्चा, कहीं पर भी न्यूमेरिकल के अंदर आपको दिखाई दे फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंजेस या ब्राइट फ्रिंजेस, तो जो अभी मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूं वही फॉर्मूला लगाना है। फिर आगे सॉल्व हो पाए या ना पाए, लेकिन उतना फॉर्मूला लिख करके आ जाना न्यूमेरिकल में, क्योंकि थ्योरी यहां से आएगा जो अभी तुम पढ़े, हाइगेन्स प्रिंसिपल, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। बाकी न्यूमेरिकल हो सकता है और एमसीक्यू हो सकता है, पक्की बात है ये, ठीक है? तो तुम्हें फ्रिंजेस कहीं दिखे तो जो फॉर्मूला समझा रहा हूं वो करके आना। सोर्स और पर्दे के बीच की दूरी को कैपिटल D कहते हैं।
दोनों ही सोर्स के बीच से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है इसको आप x कह दो या y कहना तो y कह दो। दिस इज ऑल्सो नोन एज द पोजिशन ऑफ फ्रिंजेस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है बच्चा, यहां पर भी एक सोर्स होता है, इसकी विद को स्मॉल s कह दीजिए, ये डिस्टेंस आपका कैपिटल S है और ये जो है आपका स्मॉल d है। नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज स्मॉल d, स्मॉल d दोनों सोर्स के बीच का डिस्टेंस, कैपिटल D सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, ये स्क्रीन है। x इज द पोजिशन ऑफ द फ्रिंजेस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। और अगर यहां से हम एक 90 डिग्री का लाइन खींचते हैं ना तो ये जो है बच्चा इसी को पाथ डिफरेंस कहते हैं। 0.1, 0.2, 0.3 पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला होता है x स्मॉल d बाई कैपिटल D, x स्मॉल d बाई कैपिटल D। पॉइंट नंबर 4, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है यानी कि ब्राइट फ्रिंज है, क्या है बच्चा, ब्राइट फ्रिंज है, तो तुम फॉर्मूला लगाओगे पाथ डिफरेंस x अपॉन d अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा। बस बच्चा यही न्यूमेरिकल समझना है इस चैप्टर के अंदर, x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू n लैम्डा। अब सवाल कैसा आएगा वो सुन लो, आपको दे देगा दोनों सोर्स के बीच का डिस्टेंस इतना है 1 mm, सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर यानी कैपिटल D दे दिया, वेवलेंथ इतना एंगस्ट्रॉम, लैम्डा दे दिया। अब वो आपसे कह रहा है कि बताओ फोर्थ ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन कहां है, तो ब्राइट फ्रिंज आ गया ना, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ना, मतलब हमें ये फॉर्मूला लगाना है, बस इतना ही करना है। मैं अभी एक क्वेश्चन लिख के दिखाता हूं कि कैसे सवाल पूछेगा। फिर 5वां ये क्या था, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोला तो जो पाथ डिफरेंस है उसमें खाली आपको 2n - 1 लैम्डा बाई 2 ऐड करना है। जैसे मैं बोलूं तीसरी डार्क पोजीशन कहाँ है, थर्ड डार्क पोजीशन कहाँ है, बस ये स्टेटमेंट में देखना बच्चा ऐसा लिखा हुआ है, तो थर्ड डार्क पोजीशन कहाँ है, तो यहाँ पर 3 रखना है। 3 दूनी 6 में से 1 गया तो 5 लैम्डा बटे 2, खत्म। अब इसका सवाल कराता हूँ, लेकिन एक और पॉइंट याद रखो, इतने में ही आपका सब खत्म हो जाएगा। फ्रिंज विड्थ नाम की एक चीज होती है, फ्रिंज विड्थ मतलब फ्रिंजेस की चौड़ाई, इसका फॉर्मूला बीटा बराबर लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d होता है और यहाँ से बहुत सारे MCQ बनते हैं। जैसे कैसे MCQ में तुम जुगाड़ बिठाओगे मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें फील कराता हूँ। जैसे सवाल में बोला जाए कि स्क्रीन और पर्दे की स्क्रीन और सोर्स के बीच का दूरी बढ़ा दिया जाए तो फ्रिंजेस का क्या होगा, यानी कैपिटल D बढ़ा रहे हो, अगर कैपिटल D बढ़ा रहे हो तो ये सामने सामने तो बीटा भी बढ़ेगा, फ्रिंजेस बढ़ जाएगी। अगर रेड लाइट को वायलेट लाइट से रिप्लेस किया तो क्या होगा, रेड लाइट का वेवलेंथ कम होता है, वायलेट का वेवलेंथ ज्यादा होता है, उल्टा बोल दिया मैंने, फ्रीक्वेंसी वायलेट इज मोर, सॉरी कम हो जाता है, रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है, वायलेट का कम होता है। तो अगर हम रेड के वेवलेंथ को वायलेट से करेंगे रिप्लेस तो बच्चा क्या होगा, वेवलेंथ घटेगा तो बीटा भी घट जाएगी। अगर इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ा देंगे, देखो D बढ़ा रहे हो तो बीटा क्या होगा, घटेगा। तो यहां से MCQ आता है, ठीक है। एक और बहुत अच्छा MCQ याद रखना, यहां जो मेन सोर्स होता है ना उसकी चौड़ाई स्मॉल s और ये कैपिटल S, प्रॉपर, ये थोड़ा सा अच्छा लाइन हो गया, सभी बच्चे याद रखेंगे। प्रॉपर इंटरफेरेंस होने के लिए स्मॉल s अपॉन कैपिटल S मस्ट बी ग्रेटर देन स्मॉल d बाई कैपिटल D बाई स्मॉल d। ये थोड़ा सा मुझे डाउट जा रहा है, किताब में से एक बार इसको देख लीजिएगा, एक एग्जाम्पल है मैं भी आपको करेक्ट भी करा दूंगा। तो अगर ये सिचुएशन है कि ये स्मॉल s अपॉन कैपिटल S हमेशा बड़ा है D बाई D से, तो ही इंटरफेरेंस होगा, अदरवाइज इंटरफेरेंस नहीं होगा। अगर ये भूल जाते हो तो कोई बात नहीं, भूल जाओ तुम, टेंशन मत लो, बस लेकिन इतना पॉइंट याद रखना। क्लियर है, ठीक है। अब एक सवाल बताता हूँ, देखो इस पर से सवाल कैसा आता है, देखना बच्चा ध्यान से ध्यान से ध्यान से। पहला एक एग्जाम्पल, if the distance between slits is 2 mm and distance between screen and slit is 1 meter, then obtain difference between third dark and fifth
ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज, टेक वेवलेंथ, टेक वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम। अब जो पहली बार न्यूमेरिकल करता है वो बेचारा डरा रहता है कि सर हमें फिजिक्स के न्यूमेरिकल आते ही नहीं। लेकिन मैं आपको हमेशा कहता हूं कि फॉर्मूले करने के साथ, जैसा पढ़ा है ब्रह्मास्त्र, फॉर्मूले के साथ मैं तुरंत बताता हूं ऐसे सवाल आएंगे। तो इसमें ये करना, पहला काम क्या करना है, डेटा पहचानना है। पहचान लो डेटा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट, सर ने बताया स्लिट के बीच की डिस्टेंस मतलब स्मॉल डी 2 mm। बच्चों याद रखो mm को चेंज करने के लिए 10⁻³ मीटर। फिर डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड स्लिट मतलब कैपिटल डी, वो ऑलरेडी मीटर में है। फिर बोलता है ऑब्टेन द डिफरेंस बिटवीन थर्ड डार्क यानी x3d क्वेश्चन मार्क और फिफ्थ ब्राइट x5b इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देख बेटा डार्क बोल रहा है तो x3d स्मॉल d बाई कैपिटल D, दिस इज पाथ डिफरेंस। डार्क में क्या होता है 2n-1 लैम्बडा बाई 2। बोलो n कितना लेंगे 3, तो 3 दूनी 6 में से 1 गया तो कितना हो गया 5 लैम्बडा बाई 2। यहाँ पे कैपिटल D, यहाँ पे स्मॉल d और ये हो गया आपका x3d। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। कर लोगे सॉल्व। लैम्बडा भी दे रखा है एंगस्ट्रॉम में, 10 की घात -10 कर देना, d दिया निकाल लो। फिर इसी तरीके से x स्मॉल ये वाला, ये देखो फिफ्थ है तो x5b स्मॉल d बाई कैपिटल D इज इक्वल टू n लैम्बडा मतलब कि 5 लैम्बडा। तो यहां से आपका जो x5b हो गया, x5b दैट इज 5 लैम्बडा कैपिटल D डिवाइडेड बाई स्मॉल d। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये भी निकल जाएगा। आपको क्या बोला था कि दोनों में डिफरेंस कितना है, तो हमने ये निकाला और ये निकाला, तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे माइनस करने पे। डिफरेंस इज इक्वल टू, पांचवा थोड़ा बड़ा होगा, तीसरा छोटा होगा, आंसर खत्म। अब बोलो ये टफ लगा, आई बात समझ में? तो टफ उसी बच्चे को लगेगा जो सिर्फ फॉर्मूले को रटता है, उसको समझता नहीं है। तुम लास्ट क्लास में पढ़ रहे हो बच्चा, फिर भी तुम्हें हर चीज को मैं फील करा रहा हूं कि बेटा ऐसा आए तो ये लिखना और अगर ऐसा आए तो ऐसे न्यूमेरिकल को डील करना। आई टोटली अंडरस्टैंड, सबका पूरा आंसर नहीं आ पाएगा, यहाँ कुछ आप गलती कर जाओगे, बट अगर ये 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल है तो तुम्हें 2 मार्क्स पक्के मिलेंगे। अगर तुम इतना भी करके आते हो, सही से ये फॉर्मूला भी लिख देते हो कि यार डार्क के लिए ये इक्वेशन है, टीचर इसको मार्क्स दे देगा, उसको झक मार के मार्क्स देना पड़ेगा। रॉकी भाई का बच्चा पार्टी है। इतनी बातें आपको करनी है, ठीक है। तो अगर इंटरफेरेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल आ जाए अपने को कॉन्फिडेंस है, हाइगेंस प्रिंसिपल आ जाए कॉन्फिडेंस है, ऑल इज वेल। रिफ्लेक्शन आ जाए ऑल इज वेल, रिफ्रैक्शन आ जाए ऑल इज वेल। आता है, ये सब मुझे आता है, लेकिन आपको आने के लिए आज पूरे दिन घिसना पड़ेगा। इसको बताऊंगा अभी लास्ट में 10-5 मिनट के बाद कि कैसे पूरा रिवाइज करना है। चलिए ये हो गया। अब लास्ट इस चैप्टर के अंदर आपको याद रखना है डिफ्रैक्शन। इसके भी न्यूमेरिकल्स करते हैं अपन फॉर्मूला समझ के। डिफ्रैक्शन, तो डिफ्रैक्शन के अंदर हमें फॉर्मूले में खाली थोड़ा सा चेंज करना है। देखिए जो x स्मॉल d बाई कैपिटल D था ना बच्चा, वो एक बार तो n लैम्बडा आया था अभी इंटरफेरेंस में, और x स्मॉल d बराबर में आया था 2n-1, उसी को +1 कर दीजिए लैम्बडा बाई 2। ये n लैम्बडा कंस्ट्रक्टिव के लिए था, अब इसे आप मिनिमम के लिए यूज करेंगे, मिनिमम डिफ्रैक्शन के लिए। ये 2n+1 लैम्बडा ये आप मैक्सिमम के लिए यूज करेंगे। कई बार आप किताब में देखोगे कि x अपॉन कैपिटल D की जगह पर a थीटा लिखा है, तो a स्मॉल d, सॉरी हाँ, a स्मॉल थीटा इज इक्वल टू n लैम्बडा और a स्मॉल थीटा 2n+1 लैम्बडा बाई 2। अब सुनना ध्यान से, a है क्या, तो ये a अपर्चर है और ये जो थीटा है ना उसी के जगह पर x अपॉन कैपिटल D है। ये जो d था ना वो सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस था, उसी की जगह पर अपर्चर वर्ड यूज करेगा डिफ्रैक्शन में। अगर तुम्हें न्यूमेरिकल में कहीं भी डिफ्रैक्शन शब्द दिख जाए तो ढूंढना अपर्चर दिया है क्या, यानी a दे दिया। ढूंढना स्क्रीन और उसके बीच का डिस्टेंस दिया है क्या, मतलब कैपिटल D दे दिया, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि फर्स्ट मिनिमा बताओ कहाँ है, तो x निकाल लेना। फर्स्ट मिनिमा मतलब कि अब मिनिमा के लिए ये रहा, तो यहाँ पर 1 रख देना फर्स्ट मिनिमा, सेकेंड मिनिमा 2 रख देना, थर्ड मिनिमा 3 रख देना, फोर्थ मिनिमा 4 रख देना।
सेम, सब कुछ सेम है, खाली यहां पर एक नया शब्द आ जाएगा एंड दैट इज अपर्चर। क्लियर बात? ओके चलो, इसी तरीके से एक और चीज याद रखिए, फ्रेक्शनल डिस्टेंस। ये एमसीक्यू में हो सकता है या अलग से 2 मार्क्स में लिखने के लिए आ सकता है। तो 2 मार्क्स में अगर लिखने के लिए आ गया तो आप क्या लिखेंगे, जब तक आपका कोई भी वेव्स किसी सोर्स से निकल रहा है और ऑब्स्टिकल से टकरा नहीं रहा है, द वेव्स बिफोर कोलाइडिंग विद एनी ऑब्स्टिकल, जो भी वेव्स किसी भी ऑब्स्टिकल के साथ टकरा रही है उससे पहले तक जितना भी डिस्टेंस कवर की है वही आपका फ्रेक्शनल डिस्टेंस है। इसे कहते हैं ZF इज इक्वल टू a²/λ, जहां पर a आपका होता है अपर्चर, क्वेश्चन में गिवन होगा, और लैम्बडा जो होता है बच्चा लोग वो है आप लोगों का वेव लेंथ। तो अगर आपको न्यूमेरिकल आए 2 मार्क्स में तो आपको ढूंढना है अपर्चर दिया है क्या, वेवलेंथ दिया है क्या, तो ZF निकाल लूंगा। और अगर लिखने के लिए आ जाए तो पहले डिफाइन कर लेना, कैसे, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्स्टिकल और द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव बिफोर बीइंग कोलाइड विद एनी ऑब्स्टिकल इज नोन एज द फ्रेक्शनल डिस्टेंस। बस इतना ही आप लोगों को आखिरी में करना था। अब आपने आज बच्चा ब्रह्मास्त्र के तीसरे दिन में खत्म हो चुका है। यस, इतना शानदार तरीके से आपको कराया है, मात्र 20 मिनट में आपका ये चैप्टर खत्म हुआ है। और आप जो बच्चे लास्ट क्लास में पढ़ रहे हो ये ढंग से करके जाओ। एक दिन और बचा है, कल चौथा दिन है, कल क्या करना है मैं वो भी बताता हूँ, लेकिन ये वीडियो के खत्म होते ही आपको क्या काम करना है वो समझिए। अगर 40 मार्क्स लाना चाहते हो तो, अगर फेल नहीं होना चाहते हो तो होमवर्क आपको करना ही करना है। और कमेंट में भर भर करके 2 सेकंड भी नहीं लगेगा लिख देना, बाबा का बच्चा पार्टी हूँ, बाबा एसएसपी जैसा बोलेगा मैं करूँगा। यस बाबा एसएसपी वी आर डूइंग, रॉकी भैया हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहला काम, पीडीएफ तुरंत डाउनलोड करना। कहाँ से? टेलीग्राम से। डाउनलोड करने के बाद जितना पढ़ाया और जितना तुमने कॉपी में लिखा है उसको अच्छे से लिख लिख करके वापस याद करना। मैंने आपसे कहा था बच्चा 28 तारीख को कि आपको कम से कम 4 घंटे डेली पढ़ने हैं मिनिमम। जो बच्चा 8 से 9 घंटे पढ़ रहा है ना वो आराम से 40 से 50 मार्क्स लाएगा। ये बच्चा तो ला ही देगा। और जो बच्चा कम से कम 4 घंटे पढ़ रहा है फेल तो नहीं होगा। 2 घंटा वीडियो देख के और 2 घंटा उसको रिवाइज करने में, ये आप ही लोगों के लिए है। सिर्फ फिजिक्स ही सामने है तो डीजे 7 से 8 घंटा, अगर 40-50 मार्क्स 70 में से लाना चाहते हो तो गारंटेड है बच्चा आएंगे। ठीक है, तो पहला काम पीडीएफ डाउनलोड कर लिया, उसमें से सारे नोट्स जो सर ने पढ़ाए मैच किया और लिखा, उसको पूरे दिन याद कर डालो, पूरा पूरा एकदम घिस जाए ऐसा याद कर लेना। ये जब हो जाता है बच्चा लोग तब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के वीडियोस को देख लेना। प्लेलिस्ट चैनल पर है, मैंने कल भी बताया था, आज भी आप चाहो तो अभी के अभी वीडियो को पॉज करो, प्लेलिस्ट में जाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये प्लेलिस्ट में जा करके आप 2012 से लेकर के 2020 तक पूरा करना है। कल मैंने जो होमवर्क में दिया था अगर 2020 रहा होगा तो आज 2019 कर लेना। ठीक है, इतना करोगे काफी है पास होने के लिए। पर 40 से 50 मार्क्स लाने वाले बच्चे उनको समय मिल रहा है तो हम लाइव सेशन भी ले रहे हैं जहां पर 70 में से 70 मार्क्स लाने वाले बच्चे, बट वहां पर न्यूमेरिकल्स बहुत अपडेटेड वर्जन के हैं। उसके लिए आपने चाणक्य नीति ढंग से किया है कि नहीं, कॉन्सेप्ट को ढंग से जिया है कि नहीं, वो बहुत मैटर करता है। आप इतना अच्छे से कर लो बच्चा, पास गारंटेड हो जाओगे। समय मिलता है तो तीसरे नंबर पर 200 एमसीक्यू का, यस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 200 एमसीक्यू को चाट जाना, पूरा रट ही लेना। कहाँ मिलेगा 200 एमसीक्यू? टेलीग्राम के अंदर जाओगे तो आपको पीडीएफ मिलेगा। इसका सॉल्यूशन देखना है तो वो भी बाबा एसएसपी के चैनल पर अवेलेबल है। सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 50-50 क्वेश्चन के 4 वीडियो मिलेंगे। और चौथा, ये आपके लिए बच्चा जड़ी बूटी का काम करेगी। जैसे लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी ने काम किया था ना, वो उठ गए थे, हनुमान जी जब लेके आए थे तब वो उठ गए थे, जड़ी बूटी जाते ही उनके शरीर में। ये आपके लिए संजीवनी का काम करेगी, खास करके उन विद्यार्थियों के लिए जो पूरे साल कुछ नहीं पढ़े हैं, उनको इतना तो रटना ही रटना है पास होने के लिए। जैसे ही आप ये पूरा काम कर लेते हो, वार्म अप मैच विद फिजिक्स की प्लेलिस्ट को खोलना, उसमें से निकालना चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स, 10 वेव ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सभी टॉपिक जो भी इंपॉर्टेंट हैं वह 60-60 सेकेंड में कराए गए हैं, सिर्फ 60 सेकेंड।
उसी 60 सेकंड के वीडियो को कम से कम 50 बार देखना। पूरे दिन में 8 घंटे पढ़ लोगे ना बच्चा, तो आपका कुछ बुरा नहीं होगा, भला ही हो जाएगा। सो इतना काम जो बच्चा करेगा वो राजा, और जो बच्चा नहीं करेगा वो चोर। अब तुम डिसाइड करो कि राजा बनना है कि चोर, पगला लोग। चलिए ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दिस इज ब्रह्मास्त्र डे 3। कल मिलेंगे आप लोगों से ब्रह्मास्त्र के आखिरी शस्त्र के साथ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ पढ़ रहे हैं। कुछ भी दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करिए, वैसे दिक्कत होनी नहीं चाहिए क्योंकि आपके लिए इतनी ज़बरदस्त कड़ी मेहनत कराई जा रही है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नए सेशन में कल ब्रह्मास्त्र डे 4 के साथ। तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स पढ़ते रहें और ये काम करते रहें। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।